आवाम का प्यारा। बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब का एक मजबूत बाजू, जिनके हाथों में तब्दीली की मशाल है, जिनकी क़यादत एक कमाल है, जो शख्सियत बेमिसाल है। हमारी जमात तालीम के ऊपर, सेहत के ऊपर खास तौर से नजर रखती है। हकीमपेट में चौराहा जिस स्कूल पहले ग्राउंड फर्स्ट था, वो भी 3 फ्लोर डलाया उसको भी माशाल्लाह। गोलकुंडे के बहुत बड़ा स्कूल है, उर्दू मीडियम स्कूल, अल्हम्दुलिल्लाह वो बिल्डिंग को भी 1 फ्लोर डलाया कंप्लीट। जो भी बिल्डिंग्स है कम से कम 1000 गज के ऊपर बिल्डिंग्स है। जैसे शुरुआती दौर में जैसा चबूतरा पे बैठना करना, मतलब तो क्या हैदराबाद में पहले से है रिवाज के चबूतरा में बैठना? पहले से ही है, नया नहीं है, पहले से चबूतरा हैदराबाद के अंदर मैं समझता हूँ ये एक ही हल्का है मेरा, जो टनल के जो सिविल लाइन का काम हो रहा है अभी 40-50% काम हुआ, वो पूरा मुकम्मल होने के बाद फिर 50 साल तक कारवान के अंदर सीवरेज लाइन का कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा, कोई पोल्यूशन की शिकायत नहीं। मैं पहली मरतबा एमएलए बनने के बाद सदर मोहतरम मुझको बुला के बोले थे कि कौसर मियां, आपके हल्के कारवान के अंदर जिस तरीके से आप अपनी आबादी के अंदर काम करते हैं, उन्हीं आबादियों के अंदर भी काम करने की जरूरत है। अच्छा। चाहे वो टेम्पल का मामला हो या चर्च का मामला हो या गुरुद्वारे का मामला हो, आवाम आज जान चुकी है इन तमाम चारों से इनका नकाब हट चुका जी। कब कहाँ पर रहने वाले, कब किसके गोद में बैठने वाले, किसका ने जाकर पैसे लेने वाले, ये आवाम जान चुकी है। सदर मोहतरम एमपी बनने के बाद आज हैदराबाद के अंदर फसाद क्या है नाम भूल गए बच्चे, नौजवान, और कोई ऐसा शख्स नहीं बता सकते कि हम एमआईएम पार्टी की ऑफिस को जाने के बाद, कारवान एमएलए साहब से मिलने के बाद ये हमारे प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करें। अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्ते, सत श्री अकाल, वडक्कम। मुस्लिम सियासत पॉडकास्ट में आपका खैर मकदम है। हम पहले एपिसोड में हल्के असम्बली चार मीनार के एमएलए मीर जुल्फ़िकार अली साहब की सियासत और निजी ज़िंदगी के बारे में जानने की कोशिश कर रहे थे। अब की बार भी हमारे इस एपिसोड में हैदराबाद की एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जिनकी सियासी और निजी ज़िंदगी के बारे में जानने के वास्ते मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ। तो ये एपिसोड की शुरुआत हम हमारे राहत इंदौरी साहब के एक शेर से शुरू करेंगे कि अर्ज किया है कि ये ज़रूरी है कि आँखों का भरम कायम रहे, ये ज़रूरी है कि आँखों का भरम कायम रहे, नींद रखो या ना रखो, ख्वाब मियारी रखो। ऐसे ही ख्वाब को लेके एक शख्स आगे बढ़े थे, जिनके हाथों में तब्दीली की मशाल है, जिनकी क़यादत एक कमाल है, जो शख्सियत बेमिसाल है। मजलिस के एक अहम सिपाही बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब का एक मजबूत बाजू और आवाम का प्यारा, जो 2014 से हल्के असम्बली कारवान की कमान संभाले हुए हैं। 2023 के इलेक्शन में मोहब्बत का इजहार करते हुए आवाम ने आपको एमएलए की कुर्सी से नवाजा और बीजेपी के कैंडिडेट को शिकस्त दी। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ हल्के असम्बली कारवान के एमएलए जनाब आली मोहतरम कौसर मोइनुद्दीन साहब की। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। तो चलिए जानते हैं कौसर मोइनुद्दीन साहब की सियासी और निजी जिंदगी के बारे में। ज़बां मेरी, सवालात आपके, हल्की फुल्की से बात, मुस्लिम सियासत पॉडकास्ट का दूसरा एपिसोड मोहम्मद अब्दुल रज़ाक के साथ। तो कौसर मोइनुद्दीन साहब, हमारी ऑडियंस जो है सो बेताब है आपकी सियासी सफ़र के बारे में जानने के वास्ते। वो क्या चीज़ थी, वो क्या मोटिवेशन था जो आपको सियासत की तरफ राग़िब करा? मैं सबसे पहली बात 1984 के दरमियान में जी। जिस वक्त हकीमपेट हमारा टोली चौकी हकीमपेट आबाद हो रहा था जी। मेरे हिसाब से 1400 या 1500 वोट थे उस वक्त हमारी बस्ती के अंदर। जी। पुरानी बस्ती थी जी। और कुछ नए घरा बन रहे थे, और उस दरमियान में पहली मरतबा मरहूम सदर अला सुल्तान सलाउद्दीन अवैसी साहब रहमतुल्लाह अलैह जी। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के लिए हैदराबाद से कैंडिडेट ठहरे हुए थे। तो हमारा तो बचपना ही था समझिए। एक हमारे 8-10 दोस्त थे जी। अल्हम्दुलिल्लाह आज भी है, कई बाहर चले गए, कोई यहाँ पर बिजनेसमैन बने हुए। उनके साथ बचपन में जिस तरीके से चबूतरों पर बैठते थे, होटलों का ठहरते थे, जी। तो हमारे मरहूम काउंसलर साबिका मोहम्मद अहमद साहब उन्होंने हमारी बस्ती को आए और आके हमारी बस्ती के पहले इफ्तिदाई हकीमपेट के इफ्तिदाई के जो सदर थे आजम बेग साहब, उनको लेकर आकर हमसे मुलाकात करें। जी। वो टाइम याद है मुझको, रात में 11-11:30 का वक्त है, हम लोग दोस्तान बैठे थे, चबूतरों पर बैठे थे। तो आजम भाई बुलाकर हमको बोले मियाँ सालार, तो हम सालार को खाली नाम से सुनते थे। जी। तो सालार ठहरे पहली मरतबा
और इलेक्शन में काम करना है, और जितने भी वोट्स है जी अपनी बस्ती से पूरे के पूरे वोट दिलाने की पूरी कोशिश करना। ये एक बात मुझको अच्छी याद है। और अहमद साहब ये खुला बताए कि आज तुम लोग बच्चे हैं, आगे बढ़कर बहुत मेहनत करेंगे तो मैं समझता हूँ बहुत आगे फ्यूचर भी आप लोग का। तो हम लोग थोड़ी बहुत देर के लिए मजाक में ले लिए, हम बोले बिल्कुल हम काम करने के लिए तैयार है। उस वक्त तराजू था, जी और हमारे आजम बेग साहब की मोगल किराना स्टोर आज भी बहुत मशहूर है, जनरल स्टोर है। जी आज अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बड़े लेवल पे चले गए उन्होंने। हमारे बस्ती के पहले इब्तदाई के सदर, जी उनके घर के सामने एबीवीपी के एक नरसिंह राव बोल के थे, जी मामड़ी नरसिंह राव। जी वो बाल बद्दम्मा रेड्डी के खास आदमी थे। जी 7-8 का ग्रुप था बाल रेड्डी का, जिसमें इनो भी थे, प्रेसिडेंट थे आंध्र प्रदेश के एबीवीपी के। हम हमारे दोस्त हम लोग मिलकर जहन बनाए कि किसी ना किसी तरीके से रात के दरमियान में तराजू उतार देना है हमारे को। हाँ हाँ, इसके घर पे तराजू उतारना है, मैम उतारना, बल्कि हम सोच लिए थे हाँ बिल्कुल, क्योंकि मेन रोड पे घर है उसका। जी इनका भी घर, हमारे आजम भाई का घर रोड के ऊपर है। तो सोच लिए, प्लान बनाए। बहरहाल थोड़े दिन काम करते गए, सुबह उठना, हमारी बस्ती में काम कर लेना, टोली चौकी में जाना, घरों पे बोलना करना, आ जाना, फिर आकर अपने चबूतरों पे वहां बैठना, जलसे कह रहे तो जलसे अटेंड कर लेना। मगर एक दिन ऐसा रहा कि दिन से प्लान बनाए कि आज किसी ना किसी तरीके से आज इनके घर के ऊपर तराजू उतार के मैम उतारेंगे। हाँ उनका फूल था, जी उनके घर के ऊपर फूल बहुत बड़ा गुलाब का फूल, बहुत बड़ा कमल का फूल। जी मगर रात के दरमियान में 12:30-1 बजे के बाद से बुरेशान लिए, हाँ तराजू उतारे, हाँ उतार के सालार का नाम लिखे, AMIM बोल के लिखे। उस दरमियान में 3:30-4 का वक्त है। उन लोग के कोई उनके वालिद थे चंद्राया साहब, उनकी नींद उछारी, आवाज दिया कोने कोने में, बाजू में हम लोग चले गए गली में। हाँ सुबह उठ के फिर हम लोग आके दे इधर उधर देखे तो क्या पुलिस वुलिस आ गई घर के पास, वोट है कौन लिखे कौन, बहरहाल ये चलते गया, अखबारों में आया। उसके बाद से हम इलेक्शन होगा, सालार जीत गए, हमारी जगह हम उनकी जगह फिर हम जरूरत भी नहीं पड़ी हमारे को, जाकर बचपना था, हाँ कुछ भी रहा तो देख लेते थे। मगर 1986 के दरमियान में बल्दिया का इलेक्शन है, जी तो मोहम्मद अहमद हमारे लंगरौज डिवीजन था उस वक्त, जी काफी बड़ा था। जी रेती बोली से लेके शेखपेट भी आता था उसमें, अच्छा आधा गोलकुंडा आता था, हमारा हकीमपेट, टोली चौकी, ये जितने भी कॉलोनी से, सूर्यनगर, वृंदावन कॉलोनी, ये तमाम कॉलोनी आज जो जुबलिस के अंदर है, जो शेखपेट डिवीजन है, जी मैं समझता हूँ ये तकरीबन पूरे कॉलोनी लंगरौज डिवीजन। जी और कांग्रेस की जानिब से सत्यनारायण, आप नाम भी सुनेंगे, बहुत बड़ा आदमी था सत्यनारायण, जी जी बिल्कुल हैदराबाद के पीस कमेटी का प्रेसिडेंट भी थे सत्यनारायण। जी उन्होंने हमारे अहमद साहब के खिलाफ में ठहरे थे। अच्छा तो हमारे टोली चौकी के या मोहम्मदी लैंड के बच्चे काफी अहमद साहब को चाहते थे, उन्होंने भी बहुत नौजवान थे उस वक्त 86 में, जी सालार बुला के अहमद साहब को बच्चा के टिकट दिए थे। तो अहमद साहब हमारे कहने आए रात में, आगे बोले मियाँ कुछ भी करना है, काम करना है। हाँ हम बोले आप बेफिक्र रहिए, हमारी इस इलाके को छोड़ दीजिए, हम जो करना है करेंगे। किसी के पास लूना थी उस वक्त, किसी के ने साइकिल थी, किसी के, बहरहाल अहमद साहब के लिए हम रात दिन मेहनत करे। मेरे पे भी कई जगह, जैसा कि शेखपेट नाले के पास मुझ पे मारे तोड़े, हाँ हमारे दोस्तों को मारे। हाँ एक हमारे एक इम्तियाज बोल के आज सप्लाई कंपनी है उनकी, सिटी सप्लाई कंपनी, हाँ उनका ने लूना थी, लूना पे ग्रेनेड डाल दिए हाँ शेखपेट के लोग। बहरहाल अल्हम्दुलिल्लाह अहमद साहब अच्छी अक्सर से कामयाब हो गए। माशाल्लाह उसके बाद 87 के दरमियान में हम वो थे, चलो हमारे वालिद साहब गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे, अब हम भी सोचे भाई कब तक कुछ ना कुछ करेंगे भाई। हाँ तो सुबह के वक्त में हमारे एक दोस्त है जफर बल के, मेरे जी मैकेनिक है, उन्होंने अच्छे मैकेनिक है। तो उन्होंने क्या करते थे, सुबह के टाइम रामकृष्णा टैक्स करने से पेपर लेके आकर घरों को डालते थे। जी तो उनको पूछा मैं क्या दे रहे, मैं महीने को बताऊँ, बोला उस वक्त के 500 रुपये देते महीने को। हाँ तो बहुत ज्यादा थे उस जी वक्त हाँ, तो 500 देते हो। तो मैं बोला मेरे को भी जगह है क्या? तो उन्होंने बोले बिल्कुल, बड़े भाई बोल के याकूतपुरे क्या देते थे, हाँ जो मेन एजेंट। जी तो मेरे को लेके आके मिला है बड़े भाई से कि हमारे दोस्त है, ऐसा इन्हों भी डालना चाहते। तो उन्होंने बोला बिल्कुल आइए, मेहनत करिए, कोई बुरी बात नहीं है। जी तो मैं दूसरे दिन से गया, 1 दिन 2 दिन 4 दिन तक मुझको पूरे गलियां बताई, घर पे ये पेपर, ये घर पे ये पेपर डालना करना। तो मैं 87 में, मैं समझता हूँ
90 तक भी मैं पेपर डाला। हाँ हाँ, राम सुबह में फजर की नमाज यहाँ पढ़ लेता था, जी। कभी मार्केट पे पढ़ लेता था, जाके रामकृष्ण टाकिस कहने से पेपर लेना, साइकिल पे पढ़ लेना पीछे शाम में। हाँ तो मेरे को एरिया वारिसगुड़ा तक दिए थे, अच्छा मशीराबाद चौरस्ती से लेके वारिसगुड़ा, महमूदगुड़ा, भोलकपुर, ये इलाके थे। करीब करीब 500 पेपर थे मेरे, तेलुगु माशाल्लाह। पेपर, हाँ इंग्लिश पेपर, उर्दू पेपर। तो उस दरमियान में मशीराबाद चौरस्ते के पास एक लारी का अड्डा था, होटल थी पाकिजा कुछ। हाँ तो होटल वाले इतना वो करते थे, उनके पास भी मेरे 7-8 पेपर थे। अच्छा वहां पर मैं साइकिल रखते, पेपर ना रखते, मुझको बुला के एक बंद देते थे, मलाई देते थे, हाँ ये खाओ में तुम खा लेके जाओ, मेहनत कर रहे तुम। मैं बेहतरीन तरीके से काम करा, उसके बाद लगातार काम करते गया। मगर अहमद साहब को एक जहन में आया कि उन लोग आके, अहमद साहब मेरे को 87 में बोले कि मियाँ आप इफ्तिदाई का सदर बनना, हाँ माशाल्लाह। हकीमपेट में इफ्तिदाई का सदर बनना। अब हमारे जो पुराने इफ्तिदाई के सदर है असलम आजम साहब, वो बिजी हो गए, जरा वक्त नहीं मिल रहा उनको। जी यहाँ पर आबादी बढ़ते जा रही थी, किसी ना किसी तरीके से 2-3 इफ्तिदाई बनाना, यहाँ इंशाल्लाह बनेंगे। आप कोशिश करना, आप बनना तो अच्छी बात है। हम 87 स्टार्टिंग में हम इफ्तिदाई का सदर में जी बन गया। उसके बाद फिर अपनी जगह पर थोड़ा इलेक्शन आया तो काम रहता था। हाँ अब बस्ती हमारे अहमद साहब काउंसलर थे, उन्हें आते थे सुबह के टाइम, देख लेके चले आते थे। तो हमारे को भी एक जुनून था, अहमद साहब आखिर क्या करते, ऐसा क्या काम करते कि नौजवान उनके पीछे लगे हुए, जमात के पीछे लगे हुए। तो 87 में जो सितंबर के महीने के अंदर जी बहुत भयंकर बारिश हुई थी। जी तो हमारा हकीमपेट के अंदर जो भी 300-400 मकानात थे, जी ऊपर का पानी आकर मेरे मकान के अंदर, घर के अंदर, आजू बाजू पूरा खेतों की जमीन थी, जी घरों में पानी भर गया, कहीं जाने को रास्ता नहीं है। तो हम क्या करें, सुबह उठ के अहमद साहब के घर को गए, जाके बोले अहमद साहब को, साहब ऐसे साहब, अहमद भाई साहब। तो उन्होंने बोले चलो मैं आ रहा हूँ, चलो। आए अहमद साहब, देखे उनके पास चेतक थी, हाँ आए गाड़ी को दूर रख के देखे ठीक है, 12-12:30 तक तुम लोग यहाँ पर ठहरो, हाँ मैं कमिश्नर साहब को लाता हूँ। अच्छा तो बेचारे अहमद साहब चले गए, हम 12:15 को देखे टाइम। अब अरे आते हैं जो हाँ, आते हैं। अहमद साहब भी ट्रांसपोर्ट पे एक जिम्मेदार थे, जी उन्होंने भी पार्ट टाइम काम करते थे अहमद साहब भी। तो 12:30 को एग्जैक्ट जन्नत हुसैन साहब कमिश्नर थे, जी कमिश्नर बल्दिया थे, उनको लेके आए, गाड़ी में से उतरे तो हम दोस्त अब पूरे हमारी बस्ती के बड़े नौजवान सब ठहरे हुए। हाँ। अरे ये कमिश्नर साहब आए ना, सूट पे है ना, ऐसा इतने पानी में कहाँ जाएंगे ना। हाँ तो जैसा हम उतरे मस्जिद सईदिया एक मीनार के पास, जी अपने अटेंडर को बुला के कोट निकाल के हाथ में दे दिए, हाँ ये पकड़ लीजिए, ये पेपर से पकड़ लीजिए। तो अहमद साहब को बोले अपने किधर जाना है। तो मेरे को पूछे अहमद साहब कहाँ जाना है कौन सा, तो मला ऐसा आगे तक बहुत डूबे हुए घर। तो मैं समझता हूँ पहला कमिश्नर देखा मैं, कमर भर पानी के अंदर भी, हाँ चाहे वो गंदा पानी हो या अच्छा पानी हो, मगर इतने पानी तक आए, आके देखे फिर बाहर निकल के बोले ऑफिसर थे उस वक्त, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के अंदर यूसीटी बोल के डिपार्टमेंट था, जी ओडीए बोल के था। जी ओडीए के तहत कंट्रैक्टर्स को, चीफ इंजीनियर्स को, सबको बुला के बोले शाम तक यहाँ पर बड़े पाइप उतरना। अच्छा और उन्होंने जिस तरीके से बात करे, और वाकई रात में 11-11:30 को लारियां लगे पाइपों के उतरना शुरू। अच्छा दूसरे दिन से काम चालू होगा। उसके बाद हम बोले चलो कुछ ना कुछ, हमारे अहमद साहब तो काम कर रहा है, हमारी जमात काम कर रही, जी अच्छी बात मगर है जरिया आप थे। जी, जी काम करा। उसके बाद देख लिया, कर लिया, उसके बाद चलते गया। फिर अहमद साहब बोले मियाँ तुम लोग ड्राइविंग सीखो, हाँ कॉर्पोरेशन की जानिब से लाइसेंस देते, 2 महीने की ट्रेनिंग है और महीने को 500 रुपए देते, सीखो तुम लोग। तो हम बोले ठीक है, अच्छी बात है। हमारा ग्रुप था 10-12 का, जी बिल्कुल कहाँ जाना अहमद भाई बोले मोगलपुरे में पानी की टांकी करने, गुड लक ड्राइविंग स्कूल बोलकर है, हाँ वहां जाइए, वहां जाके आप ये बल्दिया वाले लेटर देते आपको, ले जाके दे दीजिए, आप ड्राइविंग सीखे। हम बिल्कुल 2-3 महीने सीखे, कंटिन्यू जाए। उसके बाद एक प्रोग्राम रखे, लाइसेंस नाम बांटने का था, जी आए बस्ती में बुला के बहुत बड़ा प्रोग्राम रखे। उस वक्त के हमारे बस्ती के बड़े लोग, हम भी बहुत लोग थे, उन लोग को भी बुलाए, अहमद साहब भी आए, कमिश्नर साहब को बुलाए, उनके हाथ से हम ड्राइविंग लाइसेंस लिए। माशाल्लाह जी हाँ। उस दरमियान में फिर 2-3 मरतबा सालार का इलेक्शन, जी हुकूमत गिरते गए, आते गए, फसादात चलते गए, वो होते गए। बराबर तो अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाद लगातार काम चला। अहमद साहब का 5 साल का
टर्म खत्म होगा, जी फिर अहमद साहब लगातार रहते थे, जी। मगर हमारे को दारुसलाम को जाने का मौका नहीं मिलता था। अच्छा। कुछ भी रहा तो अहमद साहब को बोल देते थे, अहमद साहब देख लेते थे, बोलते थे, करते थे। तो एक दिन उसका अहमद साहब का टर्म खत्म होने के बाद ले गया के सालार से मिलाए। सालार यही बच्चे हकीम पेट के, हम्म। जिस वक्त इलेक्शन में, आपके पहले इलेक्शन में, मेरे इलेक्शन में भी काफी मेहनत करे, और सैयद सज्जाद साहब भी थे उस वक्त, उन्होंने भी ले गया के बोले बहुत अच्छे बच्चे हैं सालार। हाँ ठीक है, काम करिए जनाब, बोल के सालार बोले जी ठीक है, अच्छी बात है। कोई बड़ा आज बड़े बड़े बातें करने वाले बोलते कि सालार के सामने ठहर के, किसी की मजाल नहीं थी कि ठहर के बात करने की, जी। उनको देख भी नहीं सकते थे। अच्छा। हर कोई बड़े बड़े वही 30 बार खां भी नीचे मुंडी डाल के बात कर लेके निकल जाते थे। जी हम भी बिल्कुल सालार, बिल्कुल बिल्कुल बोल के 1-2 मिनट के अंदर ही निकल के पीछे। हाँ। एक किस्म की खैबत, वो ताकत थी अल्लाह ताला की उनके पास। नहीं, वो उनका ऑरा भी बहुत बिल्कुल स्ट्रांग था। बहुत बहुत निकल गया। उसके बाद काम करे वो करे। फिर जब सैयद सज्जाद साहब को टिकट दिया पहली मर्तबा कारवान से, जी। उस वक्त हार गया उन्होंने 10-11 हजार से। अच्छा। चंद मुनाफिका ठहर के हरा दिए, कोई 5 हजार, कोई 6 हजार, ऐसा लिया। जी 11 हजार थे या 12 हजार थे, हार गए। बहरहाल हमको भी तकलीफ थी, हार गए बोल के। फिर उसके बाद सैयद सज्जाद साहब फिर हल्का कारवान के टिकट के लिए आए, जी डाले। पूरे हमारे सर्कल को, टोली चौकी के हमारे जितने भी प्राइमरी यूनिट से सबको बुलाया, बुला के बोले इस बार किसी ना किसी तरीके से जीतना है। और बदम बालाडी बोले तो बीजेपी का, हैदराबाद का, आंध्र प्रदेश का एक बहुत बड़ा एमएलए था, उन्हें जी अपने आप को बड़े बड़े दावे करता था जी और फसादी था। जी। मगर उस वक्त हम लोग पूरे मिलके बोले इस बार तो सैयद सज्जाद साहब को जिताना है हमारे को, जी कुछ भी हो जाए, मेहनत कुछ भी करेंगे। और सैयद सज्जाद साहब नामिनेशन डाले, उसके बाद आए, हमारी बस्ती को भी आए, हमारे साथ में रहे। और मैं समझता हूँ सैयद सज्जाद साहब के पास 5-7 जने खास तौर से उन लोग को चाहते थे, अच्छा। जिसमें अहमद साहब भी थे जी और दूसरे लोग भी थे, हमारे कारवान के मोहसिन भाई थे और दीगर लोग हम भी थे। तो मेरे पास भी फोन करे, मैं आ रहा हूँ, बिल्कुल आइए साहब बोल के बोला। मैं आए, सुबह में वालिद साहब से मुलाकात करे, बस्ती में दौरा कराए, दौरा करा के करके निकल के चले गए। कामयाब हो गए सैयद सज्जाद साहब हमारे, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल से। उसके बाद से फिर हमारी काम में हम मसरूफ हो गए, जी। चल रहा हमारा। उस दरमियान में मैं भी एक छोटा मोटा एक पोल्ट्री फार्म भी डाला था गाँव में, माशाल्लाह। जो मेदक से ताल्लुक, मेरे गाँव में जी छोटा पोल्ट्री फार्म डाल दिया था। जी तो 2000 के दरमियान में बल्दिया का इलेक्शन आया, जी। कॉरपोरेशन का। तो मैं भी एक चुप ऐसी जाके दरखास्त डाल दिया, डाल दिया। चालान भर के, हाँ फिर पोल्ट्री फार्म भी उसमें चलेगा। हाँ। तो मेरे को उस दिन याद है, मेरे को हमारे गाँव को फोन करे, हाँ सेल फोन उस दिन बहुत कम लोगों का नहीं थे। हाँ। सज्जाद साहब फोन करे, फौरी आओ बोले। फिर मैं रात में आ गया, आके फिर सुबह में गया दारुसलाम, गए तक सालार के पास इंटरव्यू है, सालार सबकी ले रहे कैंडिडेट्स की। हाँ। तो लेडीज रिजर्व था, गोलकुंडा वेस्ट था जब। जी तो मैं घर वालों को लेके गया तो वहां पे बाहर बिठा दिया अंदर हॉल में। हम्म फिर मुझको बुलाया, मैं गया, क्या जनाब दरखास्त डाले आप, जो इलेक्शन लड़ना चाह रहे आप? हाँ। जी सालार, आप हुक्म दिया तो बिल्कुल लड़ो। हाँ पैसे बहुत होते मालूम, मला सालार आप है बलम, आप है बस है मेरे लिए। ठीक है, देखिए सोचिए, दुआ कर। बाहर निकल गया 2 मिनट के अंदर, हाँ। आ गया बाहर। फिर अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल से उस वक्त भी कारपोरेशन के मेरे अहलिया को जिस वक्त टिकट दिए, जी बड़े बड़े सीनियर लोग भी लाइन में थे। जी मतलब अल्लाह ताला टिकट मेरे को दिला दिया और मैं डाल दिया, दरखास्त डाल दिया। और डालने के बाद मैं समझता हूँ 4-5 लोग हैं कि मैं कैनवेसिंग के लिए मेरी अहलिया को लेके गया। जी तो एक उस्मान साहब बोल के हमारे मोहम्मद इलान के जहांगीर परान के भाई थे, जी वो बड़े मियाँ कुली कुतुब शाह नगर जमाली कुंटे के थे, जमात के जिम्मेदार थे। जी। जिस गाड़ी में से उतरते वो लेके कौशल मियाँ पहली बच्ची को घर को भेज दी। हम्म। साला टिकट आपको देख के दिया, अच्छा। बच्ची को भेज दीजिए, बच्ची को फिर आने की जरूरत नहीं है। हाँ। बिल्कुल उस्मान में अच्छी बात है। फिर मैं बस्ती में दौरा कर लिया, उसके बाद आ गया। फिर 3-4 दिन के बाद फिर हमारे अहमद साहब से मशवरा लेता था, अहमद भाई ये बस्ती में उन्होंने हैं। तो अहमद साहब मेरे को बोलते थे किसी का ने भी जाइए वो आपसे बात करना, क्योंकि जमात बहुत बड़े बड़े काम करी सो किसी के ने, कोई बस्ती के अंदर जमात के खिलाफ में नहीं है।
अल्हम्दुलिल्लाह उसी तरीके से। और अहमद साहब का घर भी मेरे को आ रहा था गोलकुंडा वेस्ट में। अच्छा। हाँ, तो मैं गया दौरे पे। अहमद साहब भी उस वक्त गोलकुंडा इससे उन्होंने थे, जी उम्मीदवार थे, जी। उन्होंने उनके दौरे में थे। मैं वहां गया, उतरा तो मोहम्मद इलाल के एक्स सर्विसमैन क्वार्टर्स के लोग, हमारे अशफाक साहब है, कलीम पलान और 4-5 उस वक्त नौजवान थे लोग, बोलना वाले को सर भाई भाभी को भेज दो, भेज दिया। मैं फिर दौरा करा। उसके बाद मैं समझता हूँ उस वक्त 2 या 3 दिन में दौरा करा मेरे डिवीजन के अंदर। बस। जी हाँ, 2 दिन या 3 दिन दौरा करा। उसके बाद सज्जा साहब मुझको बुला के बोले कौशल मियाँ, ये नए डिवीजन है, ये डिवीजनों के अंदर प्लानिंग बना के आप शुरू करो, इन लोगों को भगाओ उम्मीदवारों को। हाँ बिल्कुल। उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह कामयाब हो गया। फिर 5 साल कंप्लीट करा। फिर 5 साल कंप्लीट करने के बाद मैं समझता हूँ 3 या 4 साल का फिर गैप आया। जी फिर ग्रेटर हैदराबाद बना। जी फिर उस वक्त डिवीजन चेंज होगा। हमारे सज्जाद साहब का इंतकाल होगा जी 2003 के दरमियान में। उसके बाद अफसर खान साहब आए। अफसर खान साहब एमएलए बने बाई इलेक्शन में, 2-3 महीने के थे। जी फिर इलेक्शन आया, फिर हम कामयाब हो गए उन्होंने। फिर मैं 2009 में फिर ग्रेटर हैदराबाद का मेरी अहलिया को नाना डिवीजन से दिए। जी अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे सिरे से कामयाब हुआ मैं। जी ये सिलसिला चलते गया। उसके बाद 2014 में मैं समझता हूँ, मैं जमात की इफ्तिदाई इलेक्शन से पहले इफ्तिदाई की प्राइमरी यूनिट्स की मीटिंग होती, हार्ड वर्किंग की मीटिंग होती, तमाम को बुलाते जी पार्टी ऑफिस में, जी और पार्टी प्रेसिडेंट बात करते इलेक्शन के ताल्लुक से। भाई भी गया एक वर्कर की हैसियत से जाके बैठा सबके साथ में। हम्म। सदर मोहतरम शुरू करे बयान जी कि इलेक्शन के ताल्लुक से कहाँ पे किसको देना, क्या करना। 10-15 मिनट तकरीर करे। तकरीर करने के बाद मैं समझता हूँ पहला नाम मेरा ऐलान करे तो मेरे आजुक बाजुक वाले मुझको मेरे साथियाँ पूरे दिखने लगे, हाँ और मेरा नाम ऐलान करके खुले लफ्ज में बताए कि मैं कौसर मुहिद्दीन को टिकट दे रहा हूँ कारवान का, जी और ये गरीब वर्कर है, और ये ना समझने कि गरीब है, इन्हें क्या जीतेगा। हम्म। अगर जरूरत पड़ गई तो दारुसलाम के कीट बेचकर इसको जिताऊंगा मैं। माशाल्लाह। ये जुमला था, और वो जुमला मैं आज भी याद है, और हर वक्त मैं हो, मेरा खानदान हो, भूल नहीं सकता उस जुमले को। जी और मैं रोना शुरू कर दिया। मैं रोना शुरू कर दिया तो इतना खतरनाक रोना शुरू कर दिया, मेरे आंख में से पानी रुकने का नाम ही नहीं है। जी और पूरे मेरे साथ के वर्कर पूरे लोग पूरे रोम रात गले लपटना, मिलना करना। फिर उसके बाद चंबर में सदर साहब चले गए, जाके सदर साहब से मिला, जी मिलके शुक्रिया अदा करा। फिर पूरों को ले लेके चले गया। फिर उसके बाद से मैं यकीन नहीं मान रहा था रात तक भी जी कि वाकई क्या मैं छूँ, क्या मेरे हाँ को दिया क्या बोला था। जी मगर उस दिन का मुझको बहुत याद है। मैं माशाल्लाह। तो वो एक बहुत इमोशनल मोमेंट था आपके बहुत वास्ते, और बहुत वो एक सरप्राइज भी था आपके बहुत वास्ते। माशाल्लाह। मगर जैसा आप बोले कि आप जैसे शुरुआती दौर में जैसा चबूतरा पे बैठना करना, बिल्कुल। मतलब तो क्या हैदराबाद में पहले से है ये रिवाज के चबूतरों में बैठना पहले का? से ही है, नया नहीं है, पहले से चबूतरा। अच्छा, जब आपके पास पहली बार जब आए इलेक्शन के बारे में बोलने के वास्ते, तो जब आप जो तराजू वगैरह उतारे जी हाँ। थे, तो आपके ऐसे दिल में ख्याल नहीं आया पैसे लेंगे बोल के? जनरली लोग करते कि भाई पैसे दिए तो करते बोल के। ने वो हमारे आजम भाई जो है भाई इब्तदाई के सदर, जी उस वक्त भी उनकी बहुत बड़ी दुकान थी, जी और बहुत अच्छा आदमी थे, जी और हमारे को जरूरत भी नहीं पड़ती थी। जी और उस वक्त हम आजम भाई की दुकान पे जी किसी के ताल्लुक से, किसी के घर में शादी है, किसी को बोल दिए आजम भाई इनको देना है, कुछ तो भी करना है, तो वो करते थे। वो सूरत देख के हम बिल्कुल काम करते। अच्छा, तो ये मोहब्बत में काम करे बिल्कुल आप। बिल्कुल। अच्छा, तो जैसा आप शुरुआती दौर में कॉर्पोरेटर बनने से पहले या फिर एमएलए बनने से पहले जो आपका जवानी का दौर था, तो आप बहुत जिस हिसाब से आप बताए तो उससे समझ में आ रहा है कि बहुत शरारती थे आप। तो वो शायद वो आपकी वो बोलते भी लोग कि भाई जो बच्चा शरारती रहता था, जितना शरारती रहता उतना ज़हीन भी रहता। तो जिस हिसाब से आप जब आपके एरिया में आप जो जब बाढ़ आई थी, तो जिस हिसाब से आप काम करे, तो वो शरारत क्या आज भी बरकरार है आपकी? न मेरे को शरारत तो मैं हूँ बिल्कुल। और मैं देखता हूँ अगर जमात के ताल्लुक से कोई भी जी भी अच्छे से अच्छा 30 मार खा भी अगर जमात के खिलाफ में बोला तो मैं जहन में बिठाता हूँ, और उसको जहाँ दिली तकलीफ देना है देता हूँ। जी शायद ही
बड़े बड़े लोगों को दिया, जी और इंशाल्लाह कभी भी जमात के खिलाफ में बोले तो करते रहूंगा उनके, जी। और उनको महसूस भी नहीं होगा कि कैसा बाबुल अच्छा। ऑफिसर भी रहे तो, क्योंकि मैं सैयद सज्जाद साहब ऐसी शख्सियत थी, और उनके साथ में खास तौर से मैं देखता था सज्जाद साहब किस तरीके से बात करते, किसी ऑफिसर से कैसा बात करते, जी और देखता था और से सुनता था उनके बातों को, जी उनके जुमलों को सुनता था। जी और सज्जाद साहब के तकरीबन उसी तरीके से मैं कोशिश कर रहा हूँ फॉलो करने की। और सालार भी तकरीरों में बोलते थे कि काम ऐसा करना और बात ऐसा करना, किसी को पकड़े तकलीफ ना भी गए, नहीं तकलीफ होना, ना होना, कुछ नहीं। काम भी हो जाना। बिल्कुल। अच्छा, तो कौसर साहब, मैं जब आपके जी बारे में रिसर्च कर रहा था तो मेरे को आपकी जो है एक बहुत पुरानी फोटो मिली। आई थिंक अराउंड 30 इयर्स ओल्ड होंगी। तो उसमें जो है सो आप असदुद्दौला साहब के साथ आप जो है सो तस्वीर में दिख रहे हैं, काफ़ी यंग भी दिख रहे हैं। तो इससे ये महसूस हो रहा कि भाई आपकी मुलाकात हमारे असद साहब के साथ जो है सो बहुत पुरानी है। तो आपकी जब पहली मुलाकात उनके साथ हुई थी तो मुलाकात कैसी थी, और आप का क्या रिएक्शन था या उनका क्या रिएक्शन था? पहली मर्तबा मुलाकात हमारी 94 के अंदर इलेक्शन हुआ था एमएलएस का। जी उस वक्त सालार एमपी थे हमारे, जी। और हमारी जमात के तकरीबन एमएलएस हार गए थे। अच्छा। और 94 में सिर्फ सदर मोहतरम, मौजूदा सदर मोहतरम असदुद्दीन अवीस साहब थे एमएलए जी चारमीनार। जी तो हम लोग हारने के बाद, पूरे एमएलएस हारने के बाद, दारुसलाम को जान आना शुरू करे, ज्यादा जी वक्त ज्यादा दारुसलाम पे देना शुरू करे। उसके बाद से सालार के फंड से एक हमारे हकीमपेट के अंदर बहुत बड़ा काम आया था, पाइप ड्रेन्स का, रोड्स का। जी और उस वक्त जो भी काम होते थे सालार के फंड से होते थे, एमपी फंड से होते थे। जी तो हम क्या करें, अहमद साहब को फोन करे, तो अहमद साहब उस वक्त कहीं बाहर गए हुए थे। तो अहमद साहब मेरे को बोले कि कौसर तुम दारुसलाम जाओ, साहब रहते वहां पर, साहब से मिलो तुम। हम्म। तो हम बोले अच्छी बात है। फिर हमारे 5-7 दोस्त मिलके गए, हमारे दूसरे भी इफ्तिदाई के सदर जो थे मेरे साथ के, जी वो लोग मिलके गए। जाके ठहरे, सालार आए, पहले सालार से मुलाकात कर लिया, सलाम दुआ करके हट गए बाजू। हम साहब के, सदर साहब के, मौजूदा सदर साहब के इंतजार में बैठे हुए थे, आए तो मुलाकात कर लेके टाइम लेंगे बोले। जी जा उतने में आए, 12:30 पौने का वक्त था, आए, आके मिलना शुरू करे। चंद लोग ही थे दारुसलाम में उस वक्त, जी क्योंकि हालात उस वक्त के हिसाब से। तो हम जाके साहब को सलाम करे, और बोला मैं साहब, मैं हकीम पेट का हूँ, इब्तदाई का सदर हूँ, और आप अगर एक आधा घंटा टाइम देंगे तो इनाग्रेशन का है, सालार के फंड का है बोल के बताया। जी तो मुस्कुराए, मुझको मेरे को देख के, अरे साहब अच्छा ठीक है, कब आना है? बोला आप जब बोले जब। हम्म। तो 2 दिन का वक्त दिए, 2 दिन के अंदर तैयारी कर लो। जी बिल्कुल हम गए, तख्तियां बनाए, तख्तियां बनाए। उस वक्त बालाडी एमएलए था, जी सालार एमपी हैदराबाद थी हमारे, जी एमपी फंड से जितने भी थे, जीएचएमसी के आप उस वक्त के कॉर्पोरेशन के ऑफिसरों को बुलाए, तख्तियां लगाए। तो पहली मर्तबा सदर मोहतरम हमारे हकीम पेट को आए, जी आकर देखे हकीम पेट के अंदर तो बहुत बड़ा, उस वक्त 94 तक अच्छी तादाद बच गई थी। जी देखे देखिए यहाँ बहुत काम बाकी है, बहुत काम आया बोल के बताया मुझको। मैं समझता हूँ उसके बाद देखकर मस्जिद सईदा बोल के जो मेरा मकान है हकीम पेट में, जी एक मीनार मस्जिद, जी वहाँ की कई खवातीन आए, आके मिले करे साहब से, मिलके बोले हमारे को पानी की लेन होना, और ड्रेनेज भी नहीं है हमारे पास, फलाना होना, ऐसा सा। और मस्जिद सईदिया का संग बुनियाद 1982 में सालार मिलत रखे थे। अच्छा। हाँ, उस गली के पूरे औरतां के साहब से मुलाकात करे, सदर साहब से बोले, तो साहब बोले आप इब्तिदाई के सदर हैं, आओ, और कौन है? तो उस वक्त वहाँ के उस वक्त के हालात से तकरीबन हट गए थे सब। अच्छा। तो मैं और 1-2 जने थे हकीम पेट में, तो मैं हूँ, ठीक है आप दारुसलाम को आओ कल, मैं सालार के फंड से वाटर लाइन दिलाता हूँ, वो करता हूँ। बिल्कुल। फिर पहुंचे हम, जी पहुंच के ठहर गए, साहब भी आए, सालार को बोले आपका फंड होना है, पानी के लेना होना है हकीम पेट में, ऐसा। सालार निकाल के लेटर दे दिए। हाँ फिर साहब मेरे को दिए, मैंने आके टाइप कराया, जी कलेक्टर के नाम से टाइप जी करा के दे दिया।
वो पहली मुलाकात है, और वहां से फिर लगातार मुलाकात जारी है। मुलाकात होते गई। छोटे छोटे काम कुछ भी रहे, डायरेक्ट सदर साहब, क्योंकि सदर साहब के ऊपर उस वक्त बहुत प्रेशर था, बहुत लोड था। मैं समझता हूँ शायद ये 2-4 घंटे सोते थे। हाँ, हैदराबाद शहर में कहाँ पे भी देखो गली के अंदर सदर साहब दिखते थे। अच्छा, ओल्ड सिटी में रहने दो, मलकपेट में रहने दो, हैदराबाद की हर गली के अंदर 540 जो जीप थी जी। वो लेके खतरनाक फिरते थे गलियों। उस वक्त 94 की है वो तस्वीर मेरी। तो कौसर साहब, एक बात बहुत मशहूर है कि अगर अगर आप पॉलिटिक्स ज्वाइन करना चाह रहे हैं तो आपका पॉलिटिकल बैकग्राउंड होना जरूरी है, ऐसा लोग आप मानते हैं। मगर जब आपके बारे में रिसर्च कर रहा था तो मालूम हुआ कि आपको कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड था ही नहीं, फिर भी आप तीसरी बार एमएलए मौजूद है और शिकस्त देते हुए आप तीसरी बार लगातार आ गए। तो इसके बारे में आप हमारे अवाम को कुछ बोलना चाह रहे हैं, आपका क्या ख्याल है इसके बारे में? जो लोग बताते हैं पैसे वाला एमएलए बन सकता, पैसे वाला काउंसलर बन सकता, जी वो गलत फहमी का शिकार है। जब मैं पहली मर्तबा मेरे को बल्दिया का जो टिकट दिए थे, जी मेरी अहलिया, जी। अब यकीन मानिए मेरे घर में 20,000 रुपये भी नहीं थे। हाँ 20,000 नहीं थे। दरखास्त तो डाल दिया, हाँ और मैं सोचा अल्लाह ताला किसी ना किसी जरिया बना देगा। जी और दरखास्त डालने के शाम में टिकट डिक्लेयर होने के बाद, और उसी हमारे आजम भाई साहब हाँ और हमारे मरहूम एमएलए सैयद सज्जाद साहब जी मेरे को बुला के पूछे कितने पैसे है। बोला 20,000 नहीं है मेरे पास। हाँ तो आजम भाई 70,000 रुपये दिए मेरे को, जी ये रखो तुम खर्चे के लिए। हाँ और उसके बाद सज्जाद साहब मेरे हिसाब से 90,000 या 95,000 रुपये भेजे। अच्छा और भेज के फिर एक के पास रखा है, आपने खर्चा इनो खर्चा करना। हाँ तो वो पैसे लिया, खर्चा करा, फिर बचे सो पैसे 30 या 35,000 रुपये बचे उसमें से। अच्छा, उसमें से भी उसमें बचे? भी बचे। वही पैसे लेने वाला नहीं है साथ में, वही हाँ। मेरा वर्कर कोई पैसे नहीं लिया। तो अब जेबों से भी लगा के खर्चा कर लिए, सो खर्चा कर लेके काम करे। जी वो 30-35,000 रुपये बचे। सज्जाद साहब को बोला साहब इतने पैसे बचे हैं, हम्म तो ठीक है एक दावत कर दो, तुम पैसे हाँ। बचे। और उसके बाद मेरे को एमएलए का टिकट डिक्लेयर हुआ। जी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कम खर्चे में जीता, जी बहुत कम। उस वक्त भी पहली मर्तबा 2014 में। जी मैं समझता हूँ सदर मोहतरम का एहसान है, एहसान मंद हूं मैं सदर मोहतरम का, कि मेरे को खास तौर से जी मेरे को मेरी हद तक महसूस भी नहीं हुए दिए वो पैसे कौन ला रहा था, कैसा खर्चा कर ले रहे थे। अच्छा खाली मेरा एक जुनून था कि ये बस्ती में जाऊं, ये बस्ती में मिलूं, उनसे मिलो, उनसे मिलो, इनसे मिलो, जी। जहां तक हो सकता। और उस वक्त पहली मर्तबा 2014 में बदम बालाडी खिलाफ ठहरे हुए बीजेपी से, स्ट्रांग पार्टी। बहुत स्ट्रांग। बालाडी का बोले तो आप लोग भी सुने होंगे बड़े आपके बिल्कुल। बड़ों से, मैं भी डरता था। हाँ अरे बालाडी मेरे खिलाफ में आए, हाँ और हैदराबाद का फसादी उन्हें, हाँ हाँ फसादी। हाँ, ठीक है। मगर मैं गली गली फिरा, हर जगह में मिला, बहुत जने मेरे को वेलकम करे। हाँ और मैं एक तेलुगु मीडियम से भी हूँ मैं, जी और तेलुगु भी आती। जी उनके बस्तियों में भी गया, मैं तेलुगु में बात करा, समझा उनको। हाँ उन लोग बोले बिल्कुल आपके साथ में दिए। जी थोड़े लोग दिए, थोड़े लोग नहीं दिए, मगर इलेक्शन कामयाब हो गया, जीत गया मैं, बालाडी को हरा दिया। जी और वो सदर मोहतरम के जो खामोशी से जिसको कहां पर क्या करना होता है, गैबाना मदद पैसों जैसा- की हाँ ये जरूरी नहीं है। पैसे नहीं तो एमएलए बनता है, काउंसलर बनता, और सियासत में आता भी। जी अल्लाह ताला किसी ना किसी जरिया बना देता। जरिया मेहनत बना- करना है, बराबर। और आप जिस जमात आपको जो पोजीशन दे रही, वो जमात के साथ में कभी गद्दारी नहीं करना। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब जज्बा रहना। बस जज्बा रहना, मकसद कौम ये- की खिदमत करने का जज्बा लेके चलना। बिल्कुल बिल्कुल। समझ? अच्छा, आप तेलुगु से एक बात याद आई कि आपका एक किस्सा भी बहुत मशहूर है कि जब आप असेंबली में तेलुगु में स्पीच दिए थे तो बीआरएस के जितने एमएलए थे, जितने कैंडिडेट्स थे, सब जो है सो आपको स्टैंडिंग ओवेशन दिए थे। तो वो उसके बारे में आप हमारे ऑडियंस को कुछ बताना चाह रहे उस बारे में डिमांड पे था, जी। असेंबली का बजट का सेशन चल रहा था। हैं? जी तो हबीब मिल्लत अकबरुद्दीन अवी साहब ने मेरे को बुला के बोले कौसर मियां ये डिमांड्स है, ये डिमांड पे तेलुगु में बात करना। हाँ, और आप पहले वाहिद ऐसे एमएलए हैं जो एमआईएम में तेलुगु स्पीकिंग। तेलुगु में मेरे को बोलना
दबा के बात करना, हाँ किसी से डरना नहीं करना नहीं। हाँ मतलब बिल्कुल फ्लो लीडर है हमारे, हाँ बिल्कुल आप साथ में हैं तो डरने की बात ही नहीं है। मैं रात में बैठा, हमारे हामिद भाई बोल, उनसे पूरा उन्होंने बना के दिए, पॉइंट्स वगैरह जो पॉइंट्स सब बना के दिए। सुबह में गया 12 बजे से हम्म 15-20 मिनट का था और डिमांड्स पे बात करने का, जी बात करा तेलुगु में, हाँ बात करके मेरा खत्म होते बैठ गया। जी उठ के फिर हमारे सीएम साहब, हमारे हरीश राव साहब, मेंबर ऑफ असेंबली वो थे, उन्होंने मिनिस्टर भी थे, लेजिस्टर भी थे असेंबली के। जी उठ के उन्होंने मुबारकबाद दिए, उन्होंने खुला बोले कि मैं 5 या 6 मरतबा असेंबली में आया, एमएलए हूँ, मिनिस्टर भी हूँ, एमआईएम के कोई भी एमएलए तेलुगु में अब तक कोई नहीं बात नहीं, मुबारकबाद देता हूँ। और उन्होंने ये भी बताया कि खास तौर से आप भी जो डिस्ट्रिक्ट से ताल्लुक रखते हैं, जी मैं भी उसी डिस्ट्रिक्ट से ताल्लुक रखता हूँ, मुबारकबाद देता हूँ जी तमाम लोग मुबारकबाद दिए, मैं उन तमाम का शुक्रिया भी अदा करा। जी और जाके हबीब मिल्लत फ्लो लीडर साहब का भी शुक्रिया अदा करके उनका बोले तो नहीं को सर आप बिल्कुल बात करना, उनको मालूम भी होना कि हमारे पास भी है हाँ हमारे पास भी तेलुगु स्पीकिंग तेलुगु। है हाँ नहीं माशाल्लाह नहीं वो बहुत अच्छा रहा तो वो डिमांड्स आपके पूरे मुकम्मल यह हुए? मुकबिल चलो बिल्कुल। माशाल्लाह। तो कौसर साहब जैसा कि आप शुरुआत में बोले कि आप सालार मिल्लत सुल्तान सलाहुद्दीन अवैसी साहब के साथ उनके शुरुआती दौर में भी आप उनके साथ काम करें, तो कोई एक ऐसा वाक़या है जो आप हमारे ऑडियंस को बताना चाह रहे हैं जो कि जानना जरूरी है, कोई वाक़या? 2004 में जी आंध्र प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट के जी कॉरपोरेशंस के चेयरमैन के इलेक्शन थे, तो जमात की जानिब से जमात जहाँ जहाँ भी अपने उम्मीदवार को ठहरा करी थी, हर किसी जगह पर, चाहे वो आदिलाबाद हो, निर्मल हो या भैंसा हो जी या निजामाबाद हो, महबूबनगर हो, हर डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग 7-8 की टीम भेज रहे थे। जी उस दरमियान में मुझको भी निर्मल, एक ऐसा जगह निर्मल आदिलाबाद, जी वहां पर मेरे को इलेक्शन के लिए काम के लिए कैंपेनिंग के लिए लिस्ट में नाम लिखे, जी और वो सालार खुद करीबी से उसको गौर कर रहे थे जी और पूरा उन्हें ऑपरेट कर रहे थे। जो हजरात के नामा लिखे थे उन तमाम हजरात को बुलाकर बोल रहे थे कि इलेक्शन के ताल्लुक से, तो हमारे को भी बुलाए, निर्मल में डाले हमारे को। जी निर्मल में मैं था, हमारे जानमा के काउंसलर मिर्जा असद बेग साहब थे जी और आरिफ साहब बोल के थे, बारू साहब, ऐसे 5-7 जनों को डाले। तो शाम का वक्त 5 बजे सालार बैठे हुए अंदर चंबर में, जी एक अलग अलग तरीके से सबको बुलाया। हमने निर्मल वालों को 5 जनों को बुलाया, अंदर गए, सिर्फ 2 बात करे सालार कि आप लोग को जमात इलेक्शन में वहां पर भेज रही काम करने के लिए, जी और अभी 20-22 दिन बाकी है, आप लोग वहां पर रात दिन मेहनत करना, जमात के उम्मीदवारों को वहां पे कामयाब करना, जी चाहे आपको कितनी भी तकलीफ हो, वहां पर काम करने की जरूरत है। और आप काम करने के लिए जा रहे या आप वहां पर कोई तफरी के लिए नहीं जा रहे। जी और वहां पर बड़े बड़े डैम से, हैदराबाद से भी लोग आते, हाँ और रात दिन वहीं रहना हम लोग, बिल्कुल सालार पर। हम बोले नहीं, लास्ट टाइम पे भी अपने वहां पे नुकसान हुआ हमारे को, जी हम बोले इंशाल्लाह इस बार नुकसान नहीं होगा सालार, रात दिन मेहनत करेंगे, आप बेफिक्र है सालार। जुमला बोल के लेकर के आ गए, गाड़ी में सामान हमारा पूरा डाल लेके निर्मल को रवाना हो गए। जी। निर्मल में थे, फिर वहां पे भी पहुंच के रिपोर्ट देने का था जी ओला इंग्लैंड पे, कि वहां पे पहुंचे, पहुंच के फोन करे, पाशा खादी साहब उठाए, जी उठा के फिर सालार से बात करना है, बोलो। फिर सालार को बोले, सालार हम पहुंच गए। असद साहब भी एक्टिव थे, मगर असद साहब सालार जो देते थे सालार को ही बोलना, हाँ तो सालार को बोलते सालार हम पहुंच गए, इतने लोग आ गए यहाँ पर ऐसा, हाँ ठीक है, 2 जुमले खाली सालार के काफी, जी ठीक है, हाँ and फिर खुदा हाफिज, बस हाँ ठीक है, काम करिए, लग गए। लगातार 20 या 22 दिन थे हम लोग निर्मल में, जी रात दिन मेहनत सालार के साथ। कभी भी हो, मैं पहले भी बताया, अभी भी बता रहा हूँ, आज बहुत बड़े बड़े लोग हम बोलते हैं हम ऐसा करें, सालार के साथ वहां पे थे, वही नहीं थे उस वक्त। सालार अकेले पीड़ते थे, और चंद लोग थे सालार के, वो जो मौजूदा पाशा खदरी साहब हमारे, जी और अल्लाह को कई लोग प्यारे हो गए,
वो लोग ही थे सालार के साथ में। सालार सिर्फ हुक्म देते थे और हुक्म के ऊपर पाबंद नहीं थे, काम करते थे। अच्छा। हाँ, सालार का इकरार जुमला जुमला रहता था। तो कौसर साहब, आपका एक और किस्सा बहुत मशहूर है। 2021 में गोलकुंडा बोनालो और बकरीद सेम दिन आ गए थे, तो आवाम भी और वहाँ की पुलिस भी बहुत परेशान थी कि भाई कहीं कोई किसी किस्म का दंगे फसाद ना हो। तो आप वो मामले को पर्सनली हैंडल करे थे और अमन व शांति से हमारे मुसलमान भाई और हिंदू भाई भी जो है सो अपने अपनी फेस्टिवल मना लिए थे। तो उस वाक़े के बारे में आप थोड़ा बोलने की ज़हमत करेंगे हमारी ऑडियंस को? 2021 में जी बोनाल और ईद उल जुहा मिलकर आई जी और 8 दिन पहले से पुलिस पूरी परेशान थी। जी और जो तेलंगाना बनने के बाद हमारे सीएम साहब केसीआर साहब ने ऐलान कर दिए थे कि सबसे बड़ा बोनाल तेलंगाना का गोलकुंडे के अंदर मनाए जी और हजारों की लाखों की तादाद में लोग आ रहे थे। जी वो जुमेरात के दिन इतवार के दिन रहता था जी और इत्तेफाक से वो दिन इतवार का दिन भी था जी और ईद उल जुहा भी आ गई। जी 8 दिन से परेशान थे। हमारे डीसीपी साहब AR श्रीनिवास थे, जी अभी मैं समझता हूँ एंटी करप्शन डायरेक्टर है वो। जी उन्होंने मेरे को फोन करे, कौसर साहब कहाँ हैं आप, मिलना है। तो बोला बोलिए डीसीपी साहब। तो कौसर साहब ऐसा क्या करेंगे। तो मैं बोला ज़रा मेरे को थोड़ा टाइम दीजिए, एक आधे घंटे का, मैं इंशाल्लाह कुछ सोल्यूशन हमारे लोगों से भी मशवरा कर लेता हूँ, जी मामा बात करके होगा। तो सदर मोहतरम बैठे हुए थे दारुसलाम में। जी मैं साहब को जाके बोला, सदर मोहतरम को, साहब ऐसा है। तो सदर मोहतरम भी निकाल कर कैलेंडर देखे, फोन देखे, अरे बिल्कुल हो, सही बात है, मैं खतरनाक है, फिर क्या करते। तो बोला आप हुक्म दीजिए। मैं तो देखिए कुछ नहीं होना चाहिए, एक पैसे की भी उनको तकलीफ नहीं होना अपने लोगों को। तो बिल्कुल सदर मोहतरम का हुक्म के ऊपर आया, डीसीपी साहब से मुलाकात करा, उनको गोलकुंडा बुलाया, जी हमारी जमात के पूरे वर्करों को, कारपोरेटरों को, सबको बुलाया। बुला के बल्दिया के ऑफिस में बैठ के मीटिंग लिया, लेके बोला कि साहब आप इत्मीनान से रहे, आपकी फोर्स पहले जितनी रहती थी उसी तरीके से रखे, ज्यादा फोर्स को बुलाने की जरूरत नहीं है। हाँ, उल्टा लोग डर जाते डर थे, जाते। कोई कोई पुलिस हुई। तो डीसीपी साहब बोले नहीं सर साहब, कमिश्नर साहब का ऑर्डर है कि फोर्स को ज्यादा रखो। तुम्हारा आप ज्यादा मत रखो, आप इत्मीनान रखिए, हमारे गोलकुंडे की आवाम आपका साथ देंगी, हर किसी का साथ देंगे, आप बेफिक्र रहिए, हम आपके साथ में हम। फिर वहां के जितने भी हमारे कारोबारी और जो जो हजरात जुबा करते हैं उन हजरात को बुलाया, जी बुला के मसाजिद के बड़े हमारे मुफ्ती हजरात को बिठाया, बिठा के बोला कि ऐसा है। उन लोग बोले बिल्कुल, वो जो आने का बोनाल आने का रोड है फतेह दरवाजा लंगर हाउस से बालांसार का, जी एक जानवर वहां पर नहीं दिखेगा। जी जितने भी जानवर रहेंगे अंदर गलियों के अंदर रहेंगे, और जो काटने वाले भी है उनके टाइम के बाद काट लेंगे, या काटना है तो घर के अंदर बिल्कुल काट लेंगे, बिल्कुल किसी को तकलीफ नहीं। जी तो मैं समझता हूँ 12 साढ़े 12 के 1 बजे के दरमियान में जुलूस आया बोनाल का, जी 4 साढ़े 4 तक पहुंचा और इत्मीनान से उन लोग उनकी ईद कर लेके चले गए। फिर हमारे लोग जहां पर भी जो मकानात के अंदर जहां पर भी जिस तरीके से जुबा करना था कुर्बानी दी है, मैं समझता हूँ शाम में 6 बजे तक उन लोग भी बिल्कुल फ्री तरीके से चले गए। अपना भी टाइम खत्म होगा 5 बजे के बाद, हमारे लोग भी फिर दूसरे दिन हमारे लोग जो कुर्बानी देना था कुर्बानी देने के लिए काम होगा। पुलिस उसके बाद मैं समझता हूँ कमिश्नर साहब सदर मोहतरम का भी शुक्रिया अदा करे खास तौर से, जी और मेरे हल्के कारवान के सदर इब्तदाई के प्राइमरी यूनिट्स का, मेरे काउंसलरों का मेरा भी शुक्रिया अदा करे, डीसीपी साहब भी शुक्रिया अदा करे कि बहुत बड़ा हमको टेंशन था। जी तो और वहाँ के हमारे हिंदू ब्रदर के जो लोग पीस कमेटी के भी है, जी जैसे कि राजू उस्ताद बोल के इब्राहिम बाग के, जी हमारे गंगापुत्रा के संगम के लोग है, लंगरौज इलाके के लोग है, उन लोग भी मेरे को आके शुक्रिया अदा करे और मेरे साथ में बैठ के दूसरे दिन मेरे घर में बैठ के खाना भी खाया उन लोग। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो ये गंगा जमुना तहजीब की एक मिसाल थी। बिल्कुल। और 2021 में एक हिंदू मुस्लिम का एक बड़ा हादसा या फिर बोले लड़ाई झगड़ा होने से बच गया। जमात हर वक्त काम करी। ये एक अच्छा इंटरेस्टिंग सवाल है मेरा, और मैं खुद भी इस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ कि हर कॉन्स्टिट्यूंसी को डेवलप करने के लिए एक फंड आता है जिसको हम CPD बोलते हैं, कॉन्स्टिट्यूंसी डेवलपमेंट फंड। तो जब मैं आपके बारे में रिसर्च कर रहा था तो मेरे को मालूम हुआ कि भाई आप 2014 से लेकर 2023 तक सबसे ज़्यादा
फंड आप इस्तेमाल करें पूरे तेलंगाना के एमएलए में, और दो दो टर्म्स तक आप लगातार टॉप पे थे। तो मैं ये जानना चाह रहा था कि वो फंड आप कहाँ पे ज्यादा इस्तेमाल करें और कैसे इस्तेमाल करें। 2014 में नई हुकूमत बनने के बाद हर एमएलए को सीडीपी फंड 5 करोड़ रुपए दिया जाता। जी वो फंड के अलावा भी हर डिपार्टमेंट के अंदर जी आप प्रपोजल दे सकते हैं, जी और वहां से जितना भी काम आपके अख्तियार में रहता, आपकी ताकत की बिना पर वहां से वो डिपार्टमेंट का काम कराते। जी ये 5 करोड़ रुपए जो एमएलए को देते हैं, वो 5 करोड़ रुपए में इख्तियार देते हैं एमएलए के, चाहे वो पानी की लाइन दला ले, या बोरवेल दला ले, जी या ट्रांसफार्मर दला ले, जी या रोड दला ले, या सीवरेज लाइन दला ले, जी या जो आपकी इख्तियार रहती है, आप जो चाहे 5 करोड़। जी तो मेरे पास खास तौर से हर बस्ती के अंदर पानी का मसला, रोड का मसला, सीवरेज का मसला, ड्रेनेज का मसला, काफी पुरानी बस्ती आबादी है मेरी कारवान, जी जैसा कि कारवान 100 है, बहुत बड़ी पुरानी आबादी है, कुतुब शाह हैदराबाद बस्ती जब से, जी और गोलकुंडा है, वहां पर उस जगह पर भी काफी पानी का प्रॉब्लम था। जी तो मैं वो फंड को जहां तक हो सकता वाटर डिपार्टमेंट के जरिए और जीएचएमसी के जरिए इन फंड को इस्तेमाल करा। और ये 5 करोड़ के अलावा भी जी मैं समझता हूँ जीएचएमसी के अंदर हर डिपार्टमेंट अलग अलग है, जैसा कि टाउन प्लानिंग का है, जिस तरीके से प्रोजेक्ट है जीएचएमसी के अंदर, जी एसएनडीपी बोल के एक है, जी ऐसी हर तरीके से अलग अलग डिपार्टमेंट के अंदर हर तरीके से हर जगह से काम किया। ये 5 करोड़ का भी हर साल को 5 करोड़ मिलता, और 5 करोड़ 5 साल 25 करोड़ हो गए। जी ये तमाम इस्तेमाल करा, और माशाल्लाह। इसके अलावा भी जनरल फंड भी इस्तेमाल करा जी। जी इसी तरीके से हर जगह पर मैं काम करने की कोशिश करा, काम करते गया, और भी जरूरत है, क्योंकि मेरी एक कॉन्स्टिट्यूंसी ऐसी है, कॉन्स्टिट्यूंसी है, पुरानी कॉन्स्टिट्यूंसी है, और 70-80% स्लम लोकेलिटीज है, जी उस बस्तियों के अंदर काम कराना जरूरी है, जी जी इसलिए मैं फंड इस्तेमाल कर रहा हूँ। जी। मगर ये फंड हर किसी को उतना आसानी से तो मेरे ख्याल से नहीं मिलेगा, क्योंकि हुकूमत के पास से फंड लेना बहुत कमाल की बात है। वो आपको मतलब उतना फंड आपको मिला कैसा, आपका क्या प्रोसेस रहा, ताकि हमारे जो दूसरे मान ली कोई एमएलएज भी देख रहे हैं, या फिर शायद हमारे वाना भी एमएलएज देख रहे हैं, या फिर हमारी ऑडियंस ये चीज को अगर जानना चाह रही, तो आप अगर बता दिए तो। एमएलए लेटर देने से काम नहीं होता ऐसा। जी एमएलए खुद अगर आपका फंड इस्तेमाल करना है, जी आप पहली बस्ती में दौरा करना, यहाँ पर वाकई जरूरत है या नहीं है, उसके बाद आप एस्टिमेट बनाना, जी आप जो भी डिपार्टमेंट को फंड दे रहे हैं वो डिपार्टमेंट का एस्टिमेट बनाना, वो ले जाकर कलेक्टर साहब को, ये सीडीपी का फंड कलेक्टर के थ्रू रहता, जी कलेक्टर को पावर रहता, ये ले जाके एस्टिमेट के साथ में आपका लेटर सबमिट करिए। मैं समझता हूँ उसके बाद फॉलो करते जाइए, नीचे सीपीओ रहता, सीपीओ के थ्रू उसके बाद जाता डायरेक्टर प्लानिंग के पास, वो कलेक्टर करने आता, सैंक्शन हो जाता। मैं जिस तरीके से 2-3 लफ्ज में बोल रहा हूँ उस तरीके से होने का नहीं है, मगर उसको कंटिन्यू फॉलो करना पड़ता। हाँ, एक लंबा प्रोसेस है। लंबा प्रोसेस है, कम से कम आपको 5 करोड़ रुपए इस्तेमाल करने के लिए 2-3 महीने तो भी लगते हैं। अच्छा। ये सैंक्शन हो है टेंडर प्रोसेस होने के लिए, और उसको कंटिन्यू फॉलो करना। खाली आप 5 करोड़ के ऊपर ही इंतजार में रहेंगे तो नहीं होता। जी आपको हर डिपार्टमेंट के अंदर R&B है आपके पास हाउसिंग है, आपके पास जीएचएमसी है, वाटर वर्क्स है, जी सोशल वेलफेयर है, जी हर डिपार्टमेंट है, हर इदारे हैं आपके पास, उन इदारों से भी फंड निकालने की आप मालूम रखना कौन से डिपार्टमेंट में क्या फंड है, किसके थ्रू क्या काम कराना। मैं समझता हूँ ये 5 करोड़ के ऊपर आप खाली बैठेंगे, 5 करोड़ आएंगे मैं काम कराने, जी। हर डिपार्टमेंट में जाकर कोशिश करो, इंशाल्लाह आपका काम हो जाता। पैसा तो रखा हुआ है काम आवाम कराने के के लिए, हाँ, बस हम आपको लेना आना और आवाम के लिए काम करना। कराना। माशाल्लाह। तो ये शायद आप जिस हिसाब से, मतलब आपके शुरुआती दौर से जिस हिसाब से आप मेहनत करते हुए आए और एक प्रोसेस से आप फॉलो करें, शुरुआत से सालार साहब के जमाने से लेके सदर साहब के जमाने तक, आप एक कंप्लीट आपका एक प्रोसेस रहा। वो बोलते हैं ना कि भाई कोयले को जितना घसते घसते जैसा तो वो हीरा बनता, तो उस हिसाब से आपका वो एक सफर रहा माशाल्लाह। आपके हिसाब से कॉन्स्टिट्यूंसी का डेवलपमेंट कितने फीसद डेवलपमेंट हुआ, और कौन से बड़े काम अंजाम दिए, और क्या क्या बाकी है मुस्तकबिल के आपके फ्यूचर प्लानिंग में? मेरे पास अभी कारवान के अंदर मैं समझता हूँ एक गोदावरी की वाटर लाइन लाने की जरूरत है जी क्योंकि मेरे पास शेखपेट रिजर्वर है,
जी बोजा गुट्टा है, मेरे को आता है। जी और अल्लाह बंडा रिजर्वर जो पार्ट है, जी पहले क्या था, हम सिंगूर मांजरा पे डिपेंड थे। जी फिर कई मरतबा हबीब मिल्लत और सदर मोहतरम कई मरतबा पार्लियामेंट में, असेंबली में सीएम से नुमाइंदगी करके हैदराबाद शहर को, कारवान को भी कृष्णा फेज 3 लाए। अच्छा माशाल्लाह। हम प्रेजेंट कृष्णा फेज 3 फेज 2 के ऊपर डिपेंड है। जी अब मैं खास तौर से कई मरतबा सदर मोहतरम भी, जब भी पानी की किल्लत होती, सदर मोहतरम को भी बोला, हबीब मिल्लत भी 2-3 मरतबा अब तक मैं समझता हूँ असेंबली के अंदर रेस इशू को रेस करे। गोदावरी के ऊपर डिपेंड है। गोदावरी की लाइन आने के बाद वहां पर वाटर लाइन की काफी जरूरत रहती है। मैं समझता हूँ इंशाल्लाह गोदावरी की लाइन आने के बाद कारवान के अंदर कृष्णा का फेज 3 का भी पानी आएगा, गोदावरी का पानी भी आएगा। खरीद इंशाल्लाह। तक तो आया, इंशाल्लाह कोशिश करें हबीब मिल्लत आसपास में जहां तक आया पहुंचा, वहां से हैदराबाद को लाने की कोशिश करें, इंशाल्लाह लाएंगे। और इंशाल्लाह। वो फंड इस्तेमाल उसके ऊपर ही लगाने की कोशिश करूंगा। वो तकरीबन 50% काम हुआ, इंशाल्लाह 50% बाकी है और इंशाल्लाह आ जाएगा। और मैं समझता हूँ जिस तरीके से मेरे पास सीवरेज का प्रॉब्लम था, जी 70% खत्म होगा। रोड्स का था, वीडीसी रोड डाला दिया। जी कई जगह पर सब स्टेशन का था, वो सब स्टेशन के भी काम कंप्लीट करा। और हो सकता है भी थोड़े बहुत काम बाकी है, एक 50% होगा। मैं समझता हूँ इंशाल्लाह वो काम को भी मुकम्मल करेंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। इंशाल्लाह जैसा होते आ रहा अभी तक, जैसा होते हुआ है, इंशाल्लाह इंशाल्लाह आगे भी हो जाएगा। बिल्कुल। तो कौसर साहब, एक इंटरेस्टिंग सवाल है जो कि हमारे हिंदुस्तान का भी मसला है, एजुकेशन और हेल्थ। तो आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी में एजुकेशन और हेल्थ के में किस हद तक सुधार आया, और आप एमएलए बनने के बाद इन चीजों में इंप्रूवमेंट लाने के लिए क्या क्या काम अंजाम दिए? मैं एमएलए बनने के बाद सबसे पहले कारवान में तेलुगु मीडियम स्कूल है, कुलसुमपुर हाई स्कूल के नाम से। जी वहां पर करीब करीब 1200 बच्चों की स्ट्रेंथ है, तेलुगु मीडियम स्कूल है वो। जी और मैं कई मरतबा काउंसलर खुद साबिक़ एमएलए से हमारे अफसर खान साहब के साथ में फिरता था, देखता था हर जगह पर इस तालीम के ऊपर, डिस्ट्रिक्टों में भी देखता था। जी तो मैं एमएलए बनते पहली मरतबा कलेक्टर हैदराबाद से नुमाइंदगी करा जी और उनको लेके आके 5-7 स्कूल को बताया, जिसमें कारवान का कुलसुमपुरा तेलुगु मीडियम स्कूल, मोजम शाह स्कूल कारवान का, गोलकुंडे के उर्दू मीडियम स्कूल्स और हमारे हकीमपेट के चौराहे जिनसी स्कूल, इस तरीके से कई जगह के स्कूल्स को बताया। उन्होंने बताया कि बिल्कुल मैं फंड देता हूँ। जी और मैं फौरी लेटर्स तैयार किया एजुकेशन मिनिस्टर को और कलेक्टर हैदराबाद को और प्रिंसिपल सेक्रेटरी एजुकेशन को, डायरेक्टर को लेटर दिया। खाली लेटर भी नहीं, लेटर दिया बाज़ाब्ता, मिलके फोटोस लगाया, फोटोस लगा के दिया। एक रेगुलर फॉलोअप भी रहा आपका। उसके बाद मेरे को 8 दिन के अंदर मेमोस आए माशाल्लाह। कि आप एस्टीमेट सबमिट करने के। जी फिर कोई एजेंसी को लाया, कोई एजेंसी को ला के फिर एस्टीमेट बनाया। और ज्यादा TSIC बोल के है, जी वो डिपार्टमेंट के थ्रू मैं काम कराता हूँ। उनके ऑफिसर्स को ही कोई SC को ला के इंस्पेक्शन करा के एस्टीमेट बना के भेजा। उसके बाद तेलुगु मीडियम स्कूल कुलसुमपुरे को 2nd फ्लोर करीब करीब 2.25 करोड़ रुपए की मंजूर हुए वहां पर। माशाल्लाह। जो बहुत बड़ी बिल्डिंग है वो बिल्डिंग को तामीर कराया। हकीमपेट में चौराहा जिनसी स्कूल जी पहले ग्राउंड फर्स्ट था, जी वो भी 3 फ्लोर डलाया उसको भी। माशाल्लाह। गोलकुंडे के बहुत बड़ा स्कूल है उर्दू मीडियम स्कूल, जी अल्हम्दुलिल्लाह वो बिल्डिंग को भी 1 फ्लोर डलाया कंप्लीट। जो भी बिल्डिंग्स है कम से कम 1000 गज के ऊपर बिल्डिंग्स है। अरे माशाल्लाह, बहुत बड़े। जो ये तेलुगु मीडियम, गोलकुंडे में भी तेलुगु मीडियम स्कूल है, कारवान की है, जियागुड़ा इलाके में जी मैं समझता हूँ 12 से 14 स्कूलों को तामीर करा। और तामीर भी नहीं, वहां पर बच्चों के लिए टॉयलेट्स की जरूरत, पानी पिलाने के लिए कूलर्स वगैरह जी। हर चीज की सहूलत करा। और साथ ही साथ जो स्कूल्स के अंदर हेडमास्टर्स नहीं थे, इंचार्ज थे, जी टीचर्स की कमी थी, उन तमाम जगह पर जाकर DO को, हमारे कलेक्टर हैदराबाद से नुमाइंदगी करा, डायरेक्टर एजुकेशन से बात करा। कई स्कूल के अंदर उर्दू मीडियम स्कूल, तेलुगु मीडियम स्कूल्स के अंदर, इंग्लिश मीडियम के अंदर
टीचर्स को भी ट्रांसफर कराकर वहां पर पोस्टिंग दिलाया। जी इंशाल्लाह वो तो काम करते गया कर, और करना भी बाकी है और कुछ बिल्कुल तालीम के ऊपर खास तवज्जो की जरूरत है। आज तालीम के बिना कोई चीज पा नहीं सकते अपन। बिल्कुल बिल्कुल तालीम है तो हर चीज पा सकते हैं आसानी से, तालीम नहीं है तो खूब मुश्किल है। मुश्किल क्या, आप नामुमकिन ही है, समझिए आप। जिंदगी बसर भी नहीं कर सकते। बिल्कुल। अच्छा तो आप आपके जहन में ऐसा कुछ ऐसा है आपकी, या फिर आपके प्लान में ऐसा कोई चीज है कि भाई जो बच्चे हमारे पढ़ रहे अक्सर बाहर जाने का सोच रहे हैं, वो हर हर जगह का है वो, तो आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी में ऐसा कुछ आप ऐसा सोच रहे हैं, ऐसा कुछ प्लान है कि लोगों को बाहर ना जाके अपने एरिया में अपने शहर में रह के या फिर अपने देश में रह के कुछ एम्प्लॉयमेंट का ऐसा कुछ प्लान, या फिर ऐसी कोई एजुकेशन या फिर ऐसा कोई सिस्टम ऐसा कुछ बनाने का आपका ऐसा कुछ ख्याल, ऐसा कुछ इरादा? है कॉरपोरेशन के जरिए, हर कॉरपोरेशन के जरिए लोन्स वगैरह है। जी हमारे बीच में थोड़ा फंड की तरफ से गवर्नमेंट की फाइनेंस की वजह से भी रुका हुआ रहता। जी जहां तक हो सकता छोटे छोटे कारोबार कर लेते, जी मगर बड़ी कारोबार करना हो तो थोड़ा बाहर जाके आने के बाद ही सुधर सकता। जी अब दूसरी बात, हेल्थ के ऊपर देखिए आप, एजुकेशन पे देखिए। जी 2019 के दरमियान में सदर मोहतरम आए थे गोलकुंडे के पास में इब्राहिम बाग में, जी वहां पर टेम्ब्रिज स्कूल बिल्डिंग का इफ्तिताह करे। वो बिल्डिंग की लागत 20 करोड़ की थी, अच्छा जो तेलंगाना पुरानी हुकूमत टेम्ब्रिज स्कूल को कायम की थी। 20 करोड़ की लागत से जी वहां पर बिल्डिंग मुकम्मल हो गई, अच्छे 3 ब्लॉक बने, जी हॉस्टल भी है इसके अंदर। माशाल्लाह। कम से कम 700-800 बच्चे वहां पर तालीम पाकर वहां हॉस्टल में रह सकते। जी लास्ट जो इलेक्शन, ये एमपी इलेक्शन कोर्ट से पहले मौजूदा सीएम साहब को आए, हमारे सदर मोहतरम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट असदुद्दीन साहब भी आए, उस बिल्डिंग का इफ्तिताह करे। बिल्डिंग लाजवाब बिल्डिंग है, जी 20 करोड़ की लागत से। माशाल्लाह। फिर इलेक्शन कोर्ट से पहले टेमरिज की जानिब से एक जमीन की जरूरत थी हॉस्टल बच्चों के लिए और जूनियर कॉलेज के लिए। गोलकुंडे में जगह देखा मैं, वहां पर भी सदर मोहतरम संगे बुनियाद रखे, और मैं समझता हूँ इलेक्शन कोर्ट के बाद काम चालू होगा। 8 करोड़ की लागत से बिल्डिंग है वो, जी 2 फ्लोर बिल्डिंग रहेंगी जी और हॉस्टल भी रहेगा बच्चों के लिए। जी जो सदर मोहतरम अपने से एमपी फंड से, एमपी लैड से बच्चों के लिए जूनियर कॉलेज, डिग्री कॉलेज की बहुत बड़ी बिल्डिंग तामीर करे। मैं समझता हूँ 1500 गज के ऊपर बिल्डिंग तामीर करे, जी 4 फ्लोर बिल्डिंग है। माशाल्लाह। हाँ, 15 करोड़ की लागत से बिल्डिंग एमपी फंड से बनाए साहब। और वहां पर बच्चियां जूनियर कॉलेज, डिग्री कॉलेज में कम से कम 1800-1900 बच्चा तालीम पा रहे। माशाल्लाह माशाल्लाह। और वो बाहर के भी नहीं, हमारे गोलकुंडे के, मोहम्मद इलन के, हमारे कारवान के बच्चे वहां पर तालीम पा रहे। माशाल्लाह जूनियर कॉलेज, डिग्री कॉलेज भी है बच्चों के लिए। माशाल्लाह। और हमारी जमात तालीम के ऊपर, सेहत के ऊपर खास तौर से नजर रखती है। अब सेहत के मामले में देखिए, मेरे हल्के में 2 एरिया हॉस्पिटल आते हैं। जी गोलकुंडा एरिया हॉस्पिटल आता है, कारवान का पहले छोटा एक यूनिट था पीएचसी बल के। मैं एमएलए बनने के बाद कब हमारे मिनिस्टर साहब को, कमिश्नर्स को, आला अहदेदारों को, हमें हेल्थ के सबको लेटर दिया, कारवान पन्नीपुरा एरिया हॉस्पिटल बना दिया। और गोलकुंडा एरिया हॉस्पिटल के अंदर चेयरमैन माई, जो भी एमएलए रहते हैं चेयरमैन बन जाते, बोर्ड रहता है उसका, उनके कंट्रोल में चलता। जी आप जाकर देखिए गोलकुंडा एरिया हॉस्पिटल को। मैं एमएलए बनने के बाद वहाँ आईसीयू का यूनिट बना दिया गया, माशाल्लाह। डायलिसिस का सेंटर बनाए, जी और वहां पर ऑक्सीजन का प्लांट का सख्त जरूरत थी। जी पहले 100 बेड का था, अब उसको फिर और एक 100 बेड बना दिया, 200 बेड का हॉस्पिटल होगा। माशाल्लाह। वहां पर कोविड के दरमियान में सदर मोहतरम को बताया, और चीफ सेक्रेटरी से सदर मोहतरम 2 मरतबा बात कर रहे थे सोमेश कुमार साहब से उस वक्त के। उसके बाद से ऑक्सीजन का प्लांट गोलकुंडा एरिया हॉस्पिटल में तामीर होगा, वो चालू है। माशाल्लाह, ये बहुत बड़ी बात है। और रोजाना आउट पेशेंट 1200 से 1500 आउट पेशेंट रहते गोलकुंडा एरिया हॉस्पिटल। माशाल्लाह। मैं समझता हूँ प्राइवेट हॉस्पिटल की तरह उतना नीट, उतना साफ सुथरा रख सकता हूँ। नहीं माशाल्लाह, बहुत बहुत जबरदस्त डेवलपमेंट है जो माशाल्लाह। कारवान में भी है, हमारे 8 बस्ती दवाखाने हैं, जी वो बस्ती दवाखाने में भी अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे तरीके से गरीब आवाम आके वहां से भी तमाम चीजें हासिल करती है, दवाएं वगैरह। कारवान का पन्नीपुरा हॉस्पिटल भी है, मैं समझता हूँ महीने में वहां पर कम से कम
30 से 40 डिलीवरीज होते हैं खवातीन। वो हॉस्पिटल में भी काफी काम कराए, वहाँ पर कुछ भी नहीं थे, बेड्स वगैरह, बेड डलाए उसको, वहाँ पर काम कराए, इलेक्ट्रिकल का काम कराए, बोरवेल पानी का तमाम चीजों की काम कराए। तो कौसर साहब, आपकी मेहनत, आपका जज्बा और आपका आवाम की तरफ जो आपका प्यार है, जिस तरह से आप जो है सो आपकी जो जिम्मेदारी है या फिर आपका जो हक बनता आवाम के लिए, आप उसको बहुत अच्छे से बाखूबी से निभा रहे हैं। ये देख के हुकूमत आपको 297 करोड़ का पैकेज दी, तो वो पैकेज को आप किधर और कैसा इस्तेमाल करने का सोच रहे हैं? ये 297 का जो पैकेज है जी 2017-16 के दरमियान में जोन 3 बोल के एक जोन बनाए थे, जी और वो जोन 3 भी कारवान हल्के के अंदर सदर मोहतरम जब भी आते थे दौरे में उधर, तो सदर मोहतरम काफी जगह पर देखते थे कि ओवरफ्लो की शिकायत, पोल्यूशन की शिकायत, ये काफी देखते थे। जी तो मेरे को बोले कि आप प्लान तैयार करिए जोन 3 का, जी और प्रोजेक्ट के थ्रू बड़े ऑफिसरों को बुला के बोले कि कौसर साहब जो बता रहे हैं आप, गली गली सर्वे कराइए, प्लान बनाइए। तो ऑफिसर बताए कि काफी अमाउंट होता है साहब, गवर्नमेंट देना। फिर तो साहब बोले आप प्लान तो तैयार करके रख लीजिए। वो प्लान 2017 में चालू करे, 18 में मुकम्मल हो गया। उसके बाद अब देखते गए फंड की जरूरत थी, सदर मोहतरम को बोला मैं, साहब भी बोले बिल्कुल कराएंगे, अपन सैंक्शन कराएंगे, सैंक्शन करा के चालू करेंगे। और उसके लगातार फॉलो करते गए। एक टाइम ऐसा आ गया, इतवार का दिन था, जी सदर मोहतरम मेरे को फोन करे, कहाँ है? मैं दारुसलाम पे था। सदर मोहतरम बोले फौरी आप म्यूनसिपल मिनिस्टर के पास आइए, मैं भी आ रहा हूँ। हाँ तो सदर मोहतरम के पास मैं भी गया। फिर जाते आते मेरे को याद आया, हो सकता है ये प्लान इसी के अप्रूव ऊपर हो गया होगा। होगा, हाँ तो प्लान की कॉपी थी, ले लेके गया मैं। तो साहब बोले प्लान लाए क्या? मैं बोला बिल्कुल ला लिया साहब। देखे म्यूनसिपल मिनिस्टर से बोले कि भाई ये जरूरत है यहाँ पर, और कारवान के अलावा भी एक ब्लॉक नामपल्ली कॉन्स्टिट्यूंसी का जी जो हुमायूं नगर वगैरह जो भी है, और थोड़ा ब्लॉक शेखपेट का कॉलोनीज है, थोड़े कॉलोनीज का भी है, और कारवान के अंदर मुकम्मल आता ये काम करना है, बहुत जरूरत है। तो म्यूनसिपल मिनिस्टर साहब ने प्रिंसिपल सेक्रेटरी, एमयूडी को, उनको तमाम को बुला के बोले कि टेंडर प्रोसेस करो, मैं सैंक्शन करता हूँ। पहला वो सैंक्शन हो गया। उसके बाद सैंक्शन होने के बाद टेंडर प्रोसेस हुए, लंबा चला, 1 महीना 2 महीना, उसको फॉलो करते जा रहे थे हम। उसके बाद एक एजेंसी आ गई, एजेंसी आई, रमजान का महीना था जी रमजान में म्यूनसिपल मिनिस्टर साहब टाइम दिया है कि इनाग्रेशन करना है। तो सदर मोहतरम मेरे को बुला के बोले कि इनाग्रेशन है, कहाँ पे रखना है, रखिए। अब तो टोली चौकी फ्लोर के पास अच्छे लेवल पे, अच्छे पैमाने पे आए, म्यूनसिपल मिनिस्टर साहब आए, एमपी साहब आए, एमपी साहब भी इनाग्रेशन करे। उसके बाद काम चालू होगा। मैं समझता हूँ हैदराबाद के अंदर कहीं पर भी नहीं है आज वो जो एजेंसी काम कर रही, जी टनलिंग करके सिविल लाइन करी। अच्छा। आप मोहम्मदी लाइन में और मूसी के आसपास में और जियागोड़े की जो 100 फीट की रोड है, जी आप जाकर देखो, 30 फीट, 40 फीट, 50 फीट डेप्थ में, जी और कई जगह पर किसी को नुकसान और ट्रैफिक का प्रॉब्लम है तो टनल करके लाइन को डाला जा रहा है, जी ऊपर से ट्रैफिक जा रही, काम नीचे से चलने का चल रहा। माशाल्लाह। हैदराबाद के अंदर मैं समझता हूँ ये एक ही हल्का है मेरा जो टनल के जो सिविल लाइन का काम हो रहा है। अभी 40-50% काम हुआ, वो पूरा मुकम्मल होने के बाद फिर 50 साल तक कारवान के अंदर सीवरेज लाइन का कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा, कोई पोल्यूशन की शिकायत नहीं रहेगी। माशाल्लाह। अब क्या है बोले तो पुराने लाइना रहने से, छोटे लाइना रहने से पोल्यूशन भी आ जा रहा और ओवरफ्लोज के भी कंप्लेंट से। इंशाल्लाह इसमें बहुत बड़ा हमारे सदर मोहतरम का बहुत बड़ा वो है, कारनामा है कि एक ही कॉन्स्टिट्यूंसी को 297 गवर्नमेंट से दिलाना बहुत बड़ा सदर मोहतरम का कारनामा है, बहुत बड़ी बात और है। आवाम बहुत बड़ी राहत पाएंगे उससे। क्योंकि आप देखिए छोटे छोटे गलियों में भी काम चल रहा है, मेन रोडों पे भी काम चल रहा है, जहां पर सिविल का काम कंप्लीट होगा वहां पर रोड डालते जा रहे हैं जी जीएसएमसी की तरफ से। बहुत बड़ा कारनामा है सदर मोहतरम का। तो आपके हिसाब से और कितने सालों में या कितने महीनों में ये कंप्लीट होगा? वो पहले एजेंसी एग्रीमेंट के अंदर बताई कि 2.5 साल के अंदर हम काम करेंगे, जी तो मैं समझता हूँ इंशाल्लाह अभी 1 साल का काम है, अभी जी। होना, अभी 1 साल के अंदर काम हो जाएगा मुकम्मल। तो हमारी कारवान के जितने कॉन्स्टिट्यूंसी के हर- जितने आवाम है, आप लोगों से गुजारिश है कि कुछ और
महीने या 1 साल तक आपको थोड़ा सा तकलीफ का सामना करना पड़ेगा जैसे आप चल रहा, बिकॉज रोड आप खोदेंगे, काम चलेगा तो थोड़ा बहुत ट्रैफिक का या फिर पोल्यूशन का भी होता, तो इन चीज़ों को थोड़ा सा आप सब्र करिए। इंशाल्लाह ताला अगले फिर 50 साल तक आपको आराम रहेगा, तो आप भी थोड़ा कॉपरेट करिए हुकूमत के साथ, बिकॉज आपके एमएलए आपके लिए अपनी जो है सो जी जान लगा के आपके लिए खिदमत में लगे हुए हैं, तो इट्स योर ड्यूटी टू सपोर्ट हिम। तो कौसर साहब, जो मुखालिफिन मजलिस है उनके लिए आपका क्या पैगाम है, और जो मुसलमानों का आखिरी किला गोलकुंडा किला हैदराबाद को भगवा साजिशों के साथ मिल के ढाना चाह रहे, बर्बाद करना चाह रहे हैं, तबाह कर देना चाह रहे हैं, या फिर इसकी हिस्ट्री मिटा देना चाह रहे हैं, इनके बारे में आपका क्या पैगाम है या फिर आप क्या बोलना चाह रहे हैं? एक बात है, जितने भी जमात के मुखालिफ है जी ये हरम खद्र है और चंद पैसों पर बिकने वाले लोग हैं ये, जी जो जमात को कौम में इंतशार पैदा करना चाहते हैं, जी चाहे वो भारतीय जनता पार्टी से हो हम्म या दीगर पार्टियों से पैसे लेकर कौम में इंतशार पैदा करना, जमात को भरा बुला बनना, जी जमात के खिलाफ में बात करना एक मामूल बना चुके हैं चंद लोग। जी और ये हर वक्त रहा, या अभी आज का नया नहीं है, मगर इन लोग हजरात अवाम आज जान चुकी है, इन तमाम चारों से इनका नखाब हट चुका, जी कब कहाँ पर रहने वाले, कब किसके गोद में बैठने वाले, किसका ने जाकर पैसे लेने वाले, ये अवाम जान चुकी है। जो पहले की अवाम थी वो अवाम आज नहीं रही, आज अवाम बेदार हो चुकी, अवाम अच्छी तरीके से देख रही। हैदराबाद की अवाम खास तौर से आपकी जमात के ऊपर, हमारी जमात के ऊपर भरोसा करी जी कि अल्हम्दुलिल्लाह आगे बढ़कर काम कर रहे। इन तमाम मुनाफिकों के और इन तमाम चंद पैसों पर बिकने वाले दलालों के बातों को सुनकर हम पीछे हटने वाले नहीं है, ये बोलते रहेंगे, हमारा काम हम करते रहेंगे और आवाम की खिदमत करेंगे। आवाम की खिदमत करते गए पिछले 50 साल से, इंशाल्लाह आगे आप भी करते रहेंगे। जी। और आवाम को मालूम है कौन हक पे है और कौन जो है सो बातिल है और कौन जो है सो काम कर रहे हैं। बिल्कुल जी आवाम बिल्कुल देखी कौन पर कौन क्या है और किसका क्या, किसके पास जाकर मिलने वाले, किसका क्या चेहरा है। अब देखिए आवाम जानती है, इन तमाम चेहरों को जानती है, आवाम देखती है और महसूस भी कर लिए, और इसलिए कि आज तमाम आवाम उनको क्या बोलना है बोलते रहते। जी। और ये भी एक वजह है जिसकी वजह से ये पिछले 50 साल से मजलिस कायम है। बिल्कुल जी आवाम चाहने से, आवाम इन तमाम मुनाफिकों के चेहरों को देख के अब आवाम आपकी जमात के साथ, हमारी जमात के साथ में है। तो कौसर साहब, आप जो है सो आवाम के मसले, प्रॉब्लम्स या फिर इनके जो भी मुश्किलात है उनका सलूशन निकालने के लिए, उनकी परेशानी दूर करने के लिए हर रोज सुबह 11 बजे से लेकर 2 बजे तक आप दारुस्सलाम में मौजूद रहते। चलो उस वक्त तक जो भी आपके हाथ से मिल लिया, आप जो भी है वो हो गया, मगर कोई आपसे उसके वक्त, उस वक्त के बाद 2 बजे के बाद मिलना चाह रहा आपसे, तो वो कोई जगह, कोई वक्त ऐसा कुछ मुकर्रर है? मेरा रूटीन क्या है, सुबह 7 साढ़े 7 को उठ जाता हूँ मैं, जी नाश्ता कर लेता हूँ, जी उसके बाद से टुली चुकी में मेरा एक छोटा ऑफिस है। पहले से जी मैं काउंसलर बनने से पहले से भी चबूतरे के दौर का एक छोटा चबूतरा था और मकानदार साहब एक मलगी दे दिए, जी वहां पे बैठता हूँ, सुबह 1 घंटा बैठता हूँ। जी चाहे वो बस्ती हमारे हकीमपेट के लोग हो या गोलकुंडे के कारवान के वहां थे, जी 11 सवा 11 तक वहां बैठ जाता हूँ। जी वहां से लेकर के फिर दारुसलाम पहुंच जाता हूँ 11 साढ़े 11 की। जी दारुसलाम की टाइमिंग 2:30-3 बजे तक बैठता हूँ जी दारुसलाम में। फिर उसके बाद सदर मोहतरम जाने के बाद फिर सोच लेता हूँ, प्लान बना लेता हूँ कि आज इस ऑफिस को जाना है, आज वो बल्दिया में जाना है, उनसे मिलना है। वहां से लेकर कर मैं पहले तो कामत को जाता हूँ, जी दारुसलाम से लेकर हाँ कामत होटल में दोपहर का खाना खा लेता हूँ। खाना खा लेके लेकर के फिर पूरे डिपार्टमेंटों में छन्नी मार लेता हूँ मिल लेके। फोन पे तो मैं 24 आवर्स रहता हूँ, जी हर फोन रिसीव करता हूँ। फिर शाम में मगरिब के बाद फिर मेरी हकीमपेट के ऑफिस पे आ जाता हूँ। जी हकीमपेट के ऑफिस के पास आए बात, वहां से नहीं, फैमिली जो डिस्प्यूट रहते हैं जी सालों से मैं करता हूँ, बुलाता हूँ, बातचीत करता हूँ। उसमें फैमिली डिस्प्यूट रहने दो, किसी के घर के कुछ भी रहने दो, या जमात के कुछ काम आ रहे दो, बस्ती के काम आ रहे दो, ऑटोमेटिकली वहां पर 8 साढ़े 8 9 बजे तक बैठता। लोगों को मालूम है, हाँ। अल्लाह का मसले लेके आ आपके जाते। पास आ जाते हैं माशाल्लाह। फिर 9 बजे के दिन घर में गए, फ्रेश हो गए, कहीं दावत है, जी दावतों में चले गए, फोन पे बात कर लेते, फिर दावत अटेंड कर लिए, फिर आए
1 घंटा तो मेरे दोस्तों के ऐसे देता हूँ, जरूरी है, बगैर रात में दोस्तों बैठ जाता हूँ, फिर घर में बैठते हैं, घंटा बैठ के दोस्त आए बैठे, हंसी मजाक करे, फिर उन्होंने उनकी जगह, फिर मैं सो गया, फिर सुबह उठा, फिर सेम रूटीन। मर अच्छा हर फोन रिसीव करता हूँ। अच्छा, अब जैसा आप कैसा रहता दोस्ता बोले तो फिर क्या है, बहुत अलग बात हो आती। तो जो आपके दोस्ता है वो जिगरी मतलब बचपने के है या फिर बिजनेस या फिर ऐसे? नहीं बिजनेस के पूरे दोस्त हैं बचपन के मेरे, उस तो दौर फिर के, मेरे बुरे वक्त के हैं मेरे। अच्छा, हाँ, चबूतरे के दोस्त है माशाल्लाह। तो फिर जैसा आप दोस्त बोले तो क्या आप भी इन लोगों के सामने ऐसे एमएलए रहते हैं या फिर ऐसे सिर्फ मिस्टर दोस्त खत्म रात में हाँ, हाँ। 12 बजे के बाद से खत्म। खत्म। हाँ एमएलए साइड में दोस्त खत्म, साथ। बस दोस्त। माशाल्लाह माशाल्लाह, ये बहुत अच्छी बात है कि भाई जनरली लोग आज वैसे एक मुकाम पे पहुंचने के बाद जो सो दोस्तों को छोड़ देते, जो बंदा अपना साथ दिया उसको छोड़ दे के अपने मुकाम पे रहते, तो वो आप में वो नहीं है। तो यही चीज जो है सो ये बताती कि आप जो सो बहुत सादगी पसंद इंसान है और आप जो है सो उन लोगों का हमेशा साथ निभाते जो आपका बुरा वक्त साथ दिए थे। माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात है। तो कौसर साहब, एक हमारी हिंदुस्तान के जो अवाम है, जो हमारे जो हिंदुस्तान में रहने वाले भाइयां हैं, मजलिस का नाम सुनते ही सीधा बोल देते कि भाई मुसलमानों का है। मगर आपका जो इलाका है, जो आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी है, उसमें जैसा जितने हमारे मुसलमान भाइयां हैं उतने ही जो हमारे हिंदू भाइयां भी है। तो वो लोग अभी आपके पास मसले लेके आते होंगे, तो आप इन लोगों को कैसा आप ट्रीट करते हैं, इन लोगों के साथ आपका क्या प्रोसेस है, कैसा बताइए जरा, क्योंकि बहुत जरूरी भी है हमारी आवाम को इसके बारे में मालूम होना। पहली बात तो मेरे को क्या है बोलत को, तेलुगु को मेरे को बहुत अच्छी तरीके से बात करना भी आता, लिखना भी आता है, पढ़ना भी आता है जी माशाल्लाह। और मेरे को तकलीफ नहीं होती। और मेरे पास खास तौर से चाहे वो जियागोड़ा के इलाके के हो जी, या लंगरोस के हो जी, या कारवान में पुरानी जो बस्ती है गंगापुत्रा सिंह, जो भी मेरे पास आते हैं, चाहे दारुसलाम पे हो या मैं रोड पर ठहरने के बाद आते हो, जी, जो भी उनके मसाइल जो प्रॉब्लम्स रहते हैं, उन्होंने सुनने के बाद मैं उन्हें सुनाने के बाद मैं सुनता हूँ। सुन के जो भी चाहे पुलिस का, बल्दिया का, कोई से भी डिपार्टमेंट का रहा, मैं टाइम रहा मैं खुद पर्सनल जाता हूँ माशाल्लाह। या नहीं तो फोन के जरिए बोलता हूँ कि मैं फलाना आदमी को भेज रहा हूँ, ये मेरे खास लोग हैं, और उनके प्रॉब्लम को सॉल्व करता हूँ। जी, और कोई ऐसा शख्स नहीं बता सकते कि हम एमआईएम पार्टी की ऑफिस को जाने के बाद, कारवान एमएलए साहब से मिलने के बाद ये हमारे प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करें। और मैं पहली मरतबा एमएलए बनने के बाद सदर मोहतरम मुझको बुला के बोले थे कि कौसर मियाँ, आपके हल्के कारवान के अंदर जिस तरीके से आप अपनी आबादी के अंदर काम करते हैं, उन्हीं आबादियों के अंदर भी काम करने की जरूरत है। अच्छा, चाहे वो टेम्पल का मामला हो या चर्च का मामला हो या गुरुद्वारे का मामला हो या कोई सा भी, उनके पास उनके डेवलपमेंट के कामों में उसी तरीके से रहना और उनको कोई तकलीफ देने की जरूरत नहीं, ना ही कभी तकलीफ नहीं दी। आज सुनते होंगे पुराने दौर में सब्जी मंडी का फसाद, जी, पुराने पुल का फसाद, जियागोड़े का फसाद, कुलसुमपुरा का फसाद, टोली मस्जिद का फसाद, गोलकुंडे का फसाद। जी, आज कोई फसाद नहीं, दूर दूर तक फसाद का नाम लेने लेते। सदर मोहतरम एमपी बनने के बाद आज हैदराबाद के अंदर फसाद क्या है नाम भूल गए, बच्चे नौजवान भूल गए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और मैं एमएलए बनने के बाद भी हर कोई मजहब का, चाहे गौड्स हो, ब्राह्मण्स हो, जी, चाहे गंगापुत्रास हो या पद्माशाली के हो या मेरे दलित भाई हो या ईसाई हो, मैं उनके पास जाता हूँ, मुझको दावत भी देते, उनके घरों में भी जाके मैं कई मरतबा खाने खाता हूँ, माशाल्लाह माशाल्लाह। कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जो हमारी आवाम को डाउट था कि भाई मजलिस सिर्फ मुसलमानों पे तवज्जो देती, बल्कि ये आप लोगों का एक भ्रम है, आपका एक अजम्पशन है। ऐसा कुछ नहीं है। आपके सामने जीती जागती मिसाल हमारे एमएलए साहब है, जिस हिसाब से हर धर्म के लोगों को बराबरी से देखते, इंसाफ की नज़र से देखते, एक इंसानियत की नज़र से देखते, और मजलिस का भी यही मकसद है कि भाई ऑल आर इक्वल बिफोर लॉ। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो आप लोगों के जहन में अगर किसी तरह का डाउट है तो प्लीज़ क्लियर कर लीजिए। कौसर साहब, आपके हल्का असेंबली में 3 चीज़ें बहुत मशहूर है। एक तो आप खुद, दूसरा गोलकुंडा किला, और तीसरा टोली चौकी के मच्छर। उसके बारे में आप क्या बोलना चाह रहे हैं? मच्छरों के ताल्लुक से आप भी कई टिकटॉक बनाए हुए हैं जी, बहुत जने बहुत जने आप भी बनाए हैं, उससे दूसरे जने भी बनाए जी, और वाकई
शातम तालाब मेरे कारवान में खास क्या है, तालाबा भी है, नाले भी है, नदियां भी है। जी सबसे बड़ा शातम तालाब, एक तरफ हकीमपेट कुंटा, जी तीसरी तरफ लंगर हाउस का हुडा पार्क, जी गोलकुंडा कटोरा हाउस, उधर मूसी नदी, हकीमपेट बुल्कापुर नाला, बाद में फिर आर्मी का ओपन स्पेस, जी उनके पास दुनिया का फॉरेस्ट, उनके अंदर आर्मी के अंदर क्या है कि सलाटर हाउस, जी जियागुड़े को गए तो जियागुड़े का सलाटर हाउस। जी इसकी वजह से खास तौर पे काफी मच्छर है जी और कई सालों से है, और मैं भी उसका शिकार बना था। जी और मुझको अच्छा याद है, टोली चौकी के आसपास के, मोहम्मद लैन के, शातम नगर के और कई लोग मेरी ऑफिस करने आके एक बार धरना भी दिए जी और सोशल मीडिया में आया, और असेंबली का सेशन चल रहा था तो हबीब मिल्लत अकबरुद्दीन अवी साहब फ्लो लीडर हमारे बुला के बोले, कौसर मियाँ आप बहुत काम करे, आप ये मच्छर का क्या कर रहे, क्या सोच रहे। तो थोड़ा मैं भी वो हुआ एकदम, मला क्या बात है भाई, क्या करो, सोचा सोचा सोचा, मैं कुछ ना कुछ करूंगा इसका इंतजाम। कमिश्नर साहब करने गया असेंबली के हॉल में, लॉबी में बैठे थे, मला मैं बहुत परेशान हो गया हूँ, धरना दे रही पब्लिक, गालियां दे रही पब्लिक, हाँ क्या करना है। तो उन्होंने मुस्कुरा के बोले, मच्छर का मामला है, तुम क्या करते मैं क्या करता हूँ। वही बोल रहा हूँ, हाँ उससे बात भी नहीं कर सकते, उसको हाँ, समझा भी नहीं सकते ना को आ रहे तो वही बोले मैं बोला कुछ ना कुछ करना है, कंट्रोल करना पड़ता। हाँ, तो उन्होंने मुस्कुरा के बोले, कल कौसर, कल असेंबली खत्म है अपनी, परसों अपन इंस्पेक्शन करेंगे। जी तो परसों दूसरे दिन मैं गया असेंबली से, निकल गया, खत्म होने के बाद कमिश्नर साहब से मिला, मिल के बोला मुझको याद आया जो हुसैन सागर के अंदर जो मशीन चल रहा, जी पत्ता निकालने का करने का साहब, जी उसके अलावा भी फिर मेरे को याद आया, एक ऑफिसर बताए थे कि ये केमिकल डालो, इसके ऊपर कंट्रोल कर सकते। तो मैं कमिश्नर साहब को बोला तो उन्होंने बोले कि ठीक है इंशाल्लाह बात करिए। उसी वक्त में उन्होंने चीफ इंटरमोलॉजिस्ट को बुलाए जी और एडिशनल कमिश्नर हेल्थ को बुलाए, सबको बुला के बोले कि ये कल से शातम तालाब, ये 5-7 लोकेलिटीज जो हमारे एमएलए साहब दे रहे, जी इसके ऊपर आपको काम करना है। काम करना है और जितना भी चाहे यूनिट्स को बढ़ाना है और जो भी केमिकल्स होते हैं आप इस्तेमाल करना है। जी अच्छी बात है। दूसरे दिन मैं समझता हूँ 100-150 लेबर्स एक तरफ कठोरा हाउस की तरफ लग गया, एक तरफ शातम तालाब में लग गया, नाले में लग गया, मूसी के अंदर लग गया। जी फिर 2 दिन के अंदर एक नया मशीन परचेस करे जी शातम तालाब के लिए, खाली जी लंगर शातम तालाब हुडा पार के लिए मशीन भी आ गया, और ये तमाम काम चलते गए। फिर 8 दिन के बाद फिर आगे चक्कर है, तो उसका जो ग्रोथ होता वो बढ़ गया एकदम, जी कंट्रोल 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 में आ गया। कंट्रोल में आ गया। फिर मेरे को बुला के बोले कि एक केमिकल डाल रहे हम्म। वो तालाबों के आसपास के अंदर, मूसी के आसपास के अंदर जो जानवर जाते हैं, भैंसा वगैरह गया, हाँ 2-3 दिन तक वहां पर नहीं जाने दे। नहीं जाने देना। ये अच्छी बात। हमारी जमात के लोगों को बोला भाई जरा देखते रहो, वहां सिक्योरिटी गार्ड को भी ठहरा करे, उसके बाद केमिकल भी डाले, मशीन पत्ता भी, अब खाली तालाब दिख रहा नहीं था, पत्ता दिख रहा था, हाँ हाँ उसकी वजह से भी काफी बराबर हजारों लाखों की तादाद में ट्राई की गया। बराबर तो मशीन के जरिए भी काम हुआ, केमिकल के जरिए भी काम हुआ। मैं समझता हूँ पिछले 5-7 साल से बिल्कुल मच्छर को कंट्रोल कर लिया। वाकई वाकई और 4 महीने मेरे इलेक्शन से पहले फिर 15 दिन के लिए फिर जरा मच्छर बढ़ गया था। हाँ। अरे मतलब ये फिर क्या होगा भाई, इलेक्शन करीब आ रहा, इलेक्शन करीब आ रहा। मैं खुद जो मगरिब के टाइम मोहम्मद दिल्ली में वहां आया बैठता हूँ, जाके देखता हूँ करता हूँ, मला अरे नहीं, फिर ऑफिसरों को बुला के करके फिर उसको कंट्रोल में ला लिया अल्हम्दुलिल्लाह। अब बगैर कोई मगर मच्छर अगरबत्ती या ओडोमास या कोई भी ट्यूब खरीदने की जरूरत नहीं है, खुला बैठ रहे, कोई जाली कुछ नहीं है। नहीं तो बराबर, ये तब्दीली तो मैं खुद महसूस करा रहा हूँ। मैं खुद भी पैरामिड में हमारे दोस्त के पास आना जाना था जी। पिछले 2 साल में, तो वाकई मच्छर दूर हो गया था। तो वो ये एक्चुअली बहुत बड़ी जीत है भाई। इंसान को रोक सकते, मच्छर को नहीं रोक सकते, कहीं से भी आ जाता। तो अच्छा, उसके अलावा टोलीचो के एक और चीज क्या बहुत मशहूर है, वो अगर जरा बारिश तेज पड़ गई तो इधर उधर जो पानी घुस जाता और टोलीचो की जो है सो समंदर बन जाता। और अपने लोग मेरे ख्याल से लास्ट टाइम जो कश्तियां भी ले लेके निकले थे उसमें से। तो इन चीजों में जिस हिसाब से आप बोले कि जो 297 करोड़ जो है सो सैंक्शन हुए इन सारी चीजों को लाने के लिए, तो इसके बारे में आप कुछ बताइए हमारी आवाम को। ये जो टोली चौकी और नदीम कॉलोनी जी जो इलाके हैं, ये बुल्कापुर नाला है जो गच्चीबौली से आता है
जी वो मलकम शुरू होते हुए, दुर्गम शुरू होते हुए बुल्कापुर हकीमपेट आता, हकीमपेट से सीधा वो जाना बुल्कापुर नाला हुसैन सागर को जाना। जी मगर हकीमपेट को लग के जो आर्मी इलाका है, वो आर्मी वाले क्या करे बोले तो चेक डैम डाल दिए। जी चेक डैम डाल दे के उसको डाइवर्ट कर दिए पानी को। जी वो डाइवर्ट करने की वजह से बख्तावरगुड़ा, निजाम कॉलोनी, मेराज कॉलोनी, टोली चौकी आके पूरा टोली चौकी डूब जाता। जी इसके लिए कई मर्तबा नुमाइंदगी करे, कमिश्नरों को बुलाए, मिनिस्टर को बुलाए, केटीआर को बुलाए, म्युनिसिपल मिनिस्टर थे हमारे केटीआर साहब, उनको बुलाए। कई मर्तबा आधी रात को तूफान आ रहा, बारिश आ रही, सदर मोहतरम पहुंच जा रहे। अरे क्या करना समझ में नहीं आ रहा। ये बारिश ऐसी बारिश हो रही थी किस्मत को हाँ, 16 जबरदस्त। सेंटीमीटर 20 हाँ सेंटीमीटर 18, कोई नाले बसने वाले, कुछ भी बसने वाले। और ये आर्मी की वजह से हमारे को प्रॉब्लम हो रहा। हाँ आर्मी में कोई बल्दिया का ऑफिसर कोई गया, उसकी जीप खींच के रख लेते, कोई जवान गया जीप खींच के रख लेते। हाँ मैं खुद कई मर्तबा जाकर पास लेना पड़ा मुझको। हाँ मतलब ऐसा नहीं, कई मर्तबा देखा देखा, आखिरी में मला डिसाइड करा ये तेलंगाना लेवल में नहीं होने का काम है। जी सदर मोहतरम को बोला, सदर मोहतरम बोले आप क्या करते करो मेरे को नहीं मालूम। साहब के लेटर लिया, एमपी साहब के लेटर लेके दिल्ली को, डिफेंस मिनिस्टर को, हर जगह पर, हर डिपार्टमेंट को भेजा। भेजने के बाद जीएचएमसी को लेटर आया जी कि आप एस्टीमेट सबमिट कर लेंगे अरे माशाल्लाह। और आपका जो सीवरेज का पानी आ रहा बुल्कापुर नाले में, वो सीवरेज पानी को भी हमारे पास नहीं आना। उसकी वजह से हमारे ऑफिसर की तबीयत खराब हो जा रही। जी उनकी सेंटर से जा रहा हूँ, चिंतल बस्ती होता आता जी हूँ। तो ऑफिसर भी खुश हो गए। हमारे साबिका उस वक्त के कमिश्नर जनार्दन रेड्डी साहब थे, उन्होंने फौरी मेरे को फोन करके बोले कौशल में एक लेटर आया और लोग मैं समझता हूँ 70% अप्रूवल देंगे। माशाल्लाह। अच्छी बात है। साहब के तला दिया, साहब बोले फौरी बनाओ उसका एस्टिमेट, फौरी। साहब के लेटर फिर डाल के एस्टिमेट बना के भेजे। वो इत्तेफाक से यहाँ पर हमारे कमिश्नर थे जीएचएम कॉर्पोरेशन के संजय जाजू साहब, जी वो दिल्ली में इस वक्त डिफेंस के बहुत बड़े ऑफिसर है। माशाल्लाह। उन्हें इत्तेफाक से हैदराबाद को आए थे। हैदराबाद को आके सदर मोहतरम से भी मुलाकात की थी, सब एरिया कमांडर से मुलाकात की सदर मोहतरम की। मैं भी कई मरतबा नुमाइंदगी करा, कई मरतबा गया, कमिश्नर को बुलाया। अरविंद कुमार साहब हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी एमयूडी थे, उन्होंने भी आए, सब आके देखे करे। उसके बाद वो अप्रूवल दे दिए। माशाल्लाह। अप्रूवल देते बोला कि डिमांड रखे थे कि इतने लाख जीएचएमसी रखना हमारे पास डिपॉजिट। हाँ खोद के छोड़ के भाग गए तो परेशानी फिर। अच्छा तो जीएचएमसी उनके पास डिपॉजिट भी रख दी, जी। काम भी हो गया। 80% काम बाकी है, 80% होगा, 20% काम 20% बाकी। बाकी है जी। वो जो मेन बुल्कापुर नाले का था जो डिवाइड होगा, वो चेक अब मुकम्मल होने के बाद चेक डैम को निकाल देंगे। और उसके अलावा नदीम कॉलोनी, 7 गुम्बद, गैलेक्सी टाकिस के नीचे जो आता नदीम कॉलोनी को, वहां पर बड़े बड़े बॉक्स बना दिए। टोली चौकी फ्लेवर के नीचे बॉक्स बनाए। जी जहां पर भी जरूरत थी बॉक्स हकीमपेट के अंदर, जहां जहां पर भी जरूरत थी बॉक्स बनाए, जो रोडों के ऊपर आने की। मैं समझता हूँ इस तरीके से सबसे बड़ी बात क्या है, लास्ट ईयर जो बारिश के अंदर शाताम तालाब के आउटलेट, जो पुराने आउटलेट्स है, जी वो जाम हो गए थे। जी उसको 2 दिन के अंदर उसको क्लियर कराए, माशाल्लाह। खोद दिए, कट्टे को तोड़ दिए, पाइप निकाल रहे। जबकि एएसआई डिपार्टमेंट के अंडर में था, एएसआई के सुपरिटेंडेंट को बुलाए। वो तेलंगाना में एक ही ऑफिसर रहता है एएसआई डिपार्टमेंट के, अच्छा सुपरिटेंडेंट ऑफ आर्कोलॉजिकल ऑफ इंडिया वाली। जी वो मोहतरमा भी है, मोहतरमा को बोले लेटर दिए करे, बहरहाल परमिशन दिए, क्लियर होगा। शातम तालाब में लास्ट ईयर मैं समझता हूँ एक दिन या कुछ तकलीफ थी नदीम कॉलोनी में काम चलते हुए, जी बॉक्सडन के जरिए अल्हम्दुलिल्लाह बड़े बड़े एसएनडीपी की जाने से बड़े बड़े बॉक्सडन बना दिए। वही काम अब मैं समझता हूँ इंशाल्लाह नहीं होगा, नहीं होगा और आवाम को इसी तरह राहत इस मिल तरह- जाएगी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अच्छा, इसके अलावा मेरा ये आपसे आखिरी सवाल है, और ये समझिए आप मेरा खुद का भी इंटरेस्ट है कि अगर यंगस्टर को सियासत में आना है तो क्या क्या करना चाहिए, कैसा रहना चाहिए? बिकॉज आजकल जो हमारी यूथ है सियासत से बहुत दूर है, अवेयर ही नहीं है सियासत से। तो आपका क्या सजेशन है, आपकी क्या राय है इनके बारे में? नौजवान पहले सबसे पहली बात रात में जागना छोड़ देना, जी सुबह में फजर की नमाज पढ़ना, आवाम की खिदमत दिल से सोचना। जी और जमात, कोई भी जमात में काम कर रहे आप, जी जमात में काम करे तो जमात को वफादार बन के रहना। जी जमात कभी भी मौका दे सकती, और जमात आपके ताल्लुक से, हर वर्कर के ताल्लुक से सोचती है कि जी किसको क्या करना है। मैं समझता हूँ जमात
हर पार्टी के अंदर सियासत में आना जरूरी है आज के हालात के सब। जी इसलिए आपकी हमारी जमात के सदर हिंदुस्तान के हर रियासत के अंदर पहुंच कर बोल रहे एक प्लेटफॉर्म पर आओ और सियासत में आओ, तवज्जो देने के लिए। आप सुन रहे होंगे साहब की तकरीरों को भी। हर में आपकी हमारी जमात तो आवाम को और नौजवानों को दावत दे रही के आइए सियासत में आइए। बिल्कुल आज हम तमाम मिलकर देखिए आप काउंसिल के अंदर क्या हाल है, हमारे एमएलएस की हालत क्या है, पार्लियामेंट के अंदर एमपीस की कमी होती जा रही दिन पे दिन। इसकी ये वजह क्या है, हम पीछे हटते जा रहे जी हैं। बिल्कुल आगे बढ़ने से मैं समझता हूँ इंशाल्लाह हर किसी को मौका मिलता। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो माशाल्लाह कौसर साहब, आपसे बात करके बहुत खुशी हुई और बहुत अच्छा भी दिखा, और आपके खास करके पर्सनल लाइफ के जो किस्से थे वो सुन के ज्यादा मजा आया, और आपका जो सियासी सफर है माशाल्लाह बहुत इंटरेस्टिंग है। हम आपसे हम अल्लाह ताला से दुआ करेंगे कि अल्लाह ताला आपको और तरक्की दे, सेहत दे, और ये आपका जो जज्बा है हमारी कौम के लिए, अवाम के लिए, हिंदुस्तान के रहने वाले देशवासियों के लिए, उन सब के लिए जो आपका जज्बा है अल्लाह ताला बरकरार रखे और आपको जो है सो और खिदमत करने की तौफीक अता फरमाए। खुदा हाफ़िज़।